जियांग चुवान के जाने से लेकर वापस आने तक आधे घंटे से भी कम समय बीता था और लुओ युवेई अभी अभी अपनी चोटों से उभरी थी। वापस लौटते हुए जियांग चुवान को देखकर उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए कुछ जटिल हो गई। लेकिन इससे पहले कि लुओ युवेई कुछ बोल पाता, जियांग चुवान ने पहले पूछा, मुझे इस युवती को कैसे संबोधित करना चाहिए? उसने लुओ युवेई के गुलाबी चेहरे को देखा जो एक नाजुक युवा महिला की तरह था, और एक पल के लिए उसे यह मनोरंजक लगा। उसकी जीवन सुई अभी भी उसके हाथ में थी, और चाहे उसका रूप कितना भी बदल जाए, जीवन सुई पर उसने जो आभा छोड़ी थी वह कभी नहीं बदलेगी। लुओ युवेई ने एक मीठी मुस्कान बिखेरी और कहा, मेरा उपनाम लुओ है और यह काफी संयोग है, वरिष्ठ भाई जियांग चुवान, हम साथी शिष्य हैं। संप्रदाय में मैंने हमेशा आपको अपने आदर्श के रूप में देखा है। जियांग चुवान ने आश्चर्य जताते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। ओह, ये सचमुच एक संयोग है। हालांकि जूनियर सिस्टर लुओ, आपका उपनाम द फैंग राजवंश का शाही उपनाम लगता है। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चुवान की निगाहें लुओ युवेई पर टिकी थीं, जैसे कोई खूंखार बाघ अपने शिकार पर झपट्टा मारकर किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। हालांकि लुओ युवेई ने शांति से सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई जियांग महान बहुतायत राजवंश के बारे में इतना कुछ जानते होंगे। मैं वास्तव में राजवंश की राजकुमारी हूं, लेकिन मैं लंबे समय से राजवंश के भीतर जीवन से थक गई हूं और केवल संप्रदाय में लगन से साधना करना चाहती हूं। इस बार संप्रदाय मिशन पर जाना केवल पुराने ठिकानों पर पुनः जाने के लिए था। लुओ युवेई को इस बात की चिंता नहीं थी कि जियांग चुवान उसकी पहचान पर संदेह करेगा। उसके अलावा द फैंग राजवंश में 4 अन्य राजकुमारियां भी थीं। यहां तक कि अगर जियांग चुवान के पास जांच करने का समय होता, तब तक वह पहले ही द फैंग राजवंश को छोड़ चुकी होती और संप्रदाय में वापस आकर यांग युवेई बनी रहती। जैसा कि लुओ युवेई ने सोचा था, जियांग चुवान ने उपनाम विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि विषय बदल दिया और पूछा, हालांकि जूनियर सिस्टर लुओ, मैंने देखा कि आपने जो शक्ति पहले प्रकट की थी वह पहले से ही 4 चरम सीमाओं के दायरे में थी। मैंने आपको सच्चे शिष्यों के बीच क्यों नहीं देखा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, लुओ युवेई की अभिव्यक्ति तुरंत अप्राकृतिक हो गई। वह इस बात को कैसे भूल सकती है? एक पल सोचने के बाद लुओ युवेई बस इतना ही कह पाए कि वह संप्रदाय में लगन से साधना कर रही थी और शायद ही कभी बाहर निकलती थी। अब संप्रदाय के मिशनों में भाग लेना केवल संप्रदाय योगदान अंक प्राप्त करने और अपने संप्रदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए था। लेकिन इस समय जियांग चुवान ने केवल उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी जिससे उसका दिल दहल गया। तभी जियांग चुवान ने अचानक उसका बायां हाथ पकड़ लिया। जैसे ही लुओ युवेई ने सोचा कि जियांग चुवान ने कुछ नोटिस किया है, जियांग चुवान ने एक क्यानकुन अंगूठी निकाली और उसके हाथ में रख दी। यह उस टूटी हुई आत्मा चट्टान के अवशेष की क्यानकुन अंगूठी है। मेरे लिए इसके अंदर की वस्तुओं का कोई उपयोग नहीं है। मैंने यहाँ आध्यात्मिक क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस किया। अगर जूनियर सिस्टर लुओ ने प्रतिद्वंद्वी को नहीं रोका होता तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाती। तो कृपया इस क्यानकुन अंगूठी को रख लो, तुम इसके लायक हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लुओ युवेई ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। इस समय वह अभी भी अपनी हथेली में जियांग चुवान की उंगलियों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। अपने हाथ में क्यानकुन अंगूठी को देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसके सामने जियांग चुवान कुछ अपरिचित था। अपने चरम पर ब्रोकन सोल क्लिफ एल्डर निश्चित रूप से अर्धचरण महान शक्ति क्षेत्र से ऊपर एक मजबूत साधक था, और ऐसे महान शक्ति क्षेत्र साधक के हाथों में साधना संसाधन अत्यंत प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। फिर भी जियांग चुवान ने बिना सोचे समझे उसे दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर संसाधन बहुत कम थे? लुओ युवेई ने अपनी दिव्य इंद्रिय से क्यानकुन रिंग को टटोलने की कोशिश की। अगले ही पल उसकी नाजुक भौहें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं। न केवल वह स्थिति घटित नहीं हुई जिसकी उसने अपेक्षा की थी, बल्कि अंदर मौजूद विभिन्न स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने उसकी कल्पना से भी बेहतर थे, जो कुछ अंतिम चरण के महान शक्ति क्षेत्र साधकों के संसाधनों के बराबर थे। केवल उच्च श्रेणी में परिवर्तित स्पिरिट स्टोन का ढेर ही कम से कम 10,000 के बराबर था। हालांकि अधिकांश जादुई खजाने राक्षसी पथ से थे, फिर भी कुछ पृथ्वी ग्रेड रक्षात्मक जादुई खजाने भी थे जिनका उपयोग लुओ युवेई कर सकता था। लुओ युवेई को सबसे अधिक आश्चर्य उस खंडित पृष्ठ से हुआ जो मानचित्र के एक कोने जैसा दिख रहा था। उसके पिछले जीवन में इस वस्तु ने बहुत हलचल मचाई थी और अफवाहों में कहा गया था कि यह स्वर्गीय दानव गुप्त खजाने की चाबियों में से एक थी।
पूर्वी महाद्वीप के 6 राक्षसी पथ संप्रदायों में से प्रत्येक के पास एक समान खंडित पृष्ठ था और उन्हें संयोजित करके कोई भी पौराणिक स्वर्गीय दानव गुप्त खजाना पा सकता था। स्वर्गीय दानव प्राचीन काल से ही एक सर्वोच्च राक्षसी मार्ग विशेषज्ञ था। उस समय उसके द्वारा संचालित राक्षसी मार्ग ने लगभग पूरे पूर्वी महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। धर्मी मार्ग केवल उस छोटे से संसार में ही जीवित रह सकता था जिसे उन्होंने भयानक राक्षसी मार्ग की शक्ति के अधीन खोल दिया था। अंततः एक स्वर्ग विरोधी प्रतिभा, जिसने स्वयं को मानव सम्राट कहा, धारा के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, अमर मार्ग पर कदम रखा, उस युग का महान सम्राट बना और राक्षसी मार्ग के 1000 साल के शासन को तोड़ने के लिए धर्मी मार्ग का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और स्वर्गीय राक्षस को स्वर्गीय राक्षस गुप्त खजाने में बंद कर दिया। ये केवल दुख की बात है कि वर्तमान राक्षसी मार्ग न केवल धर्म मार्ग द्वारा दबा दिया गया है, बल्कि लगातार आंतरिक कलह में भी उलझा हुआ है। कोई भी राक्षसी पथ संप्रदाय स्वर्गीय दानव गुप्त खजाने को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि स्वर्गीय दानव गुप्त खजाने का स्थान इतने लंबे समय तक नहीं मिला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झोऊ परिवार ने ब्रोकन सोल क्लिफ को नष्ट करने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दिया तथा बच निकले लोगों को बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। झोऊ परिवार को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि ब्रोकन सोल क्लिफ की गुप्त खजाने की चाबी खो गई थी। यही कारण था कि उन्होंने इतना बड़ा उपद्रव किया। दूसरी ओर जियान चुवान के दिमाग में सिस्टम से अचानक एक आवाज आए, डिंग। छिपे हुए उदाहरण, स्वर्गीय दानव गुप्त खजाना टुकड़ा मानचित्र 4 का पता चला। स्वर्गीय दानव गुप्त खजाने के सभी खंड मानचित्रों को इकट्ठा करने के बाद जब तक मेजबान और अनुबंधित वस्तु छिपे हुए उदाहरण में प्रवेश करते हैं, वापसी का इनाम 1.5 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि सिस्टम के शब्दों ने जियांग चुवान को नाराज कर दिया। ये स्वर्गीय दानव और खंडित मानचित्र वास्तव में क्या थे? उन्होंने वास्तव में वू जिन की कियानकुन रिंग में एक फटा हुआ खंडित पृष्ठ देखा था। लेकिन जब सिस्टम ने पहली बार इसकी खोज की तो उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और उसे केवल तब बताया जब ये लू युवेई के हाथों में था। अब अन्य खंड मानचित्रों की तो बात ही छोड़िए, उसे बाद में लू युवेई से इस खंड मानचित्र 4 को वापस पाने का अवसर ढूंढना होगा। आखिरकार 1.5 गुना वापसी इनाम उसके लिए बहुत लुभावना था। 1.5 गुना 10,000 गुना यानी 15,000 गुना। थोड़ी देर बाद लू युवेई ने भी गिनती पूरी कर ली। इस पल उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चुवान उसे इतने सारे साधना संसाधन देगा। लू युवेई की खूबसूरत आंखें जियांग चुवान को गौर से देख रही थीं, मानो उसके मिलनसार बाहरी रूप के पीछे छिपे असली इरादों को देखने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ जूनियर सिस्टर लुओ? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? जियांग चुवान हंसा। जियांग चुवान द्वारा याद दिलाए जाने पर लुओ युवेई को भी शिष्टाचार में अपनी पिछली चूक का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसने धीरे से अपने बालों को कान के पीछे किया। मुझे माफ करना वरिष्ठ भाई जियांग, मैं अभी बहुत सोच में डूबी हुई थी। मेरा संप्रदाय मिशन अब पूरा हो गया है। क्या हम यहीं अलग हो जाएं? जितनी अधिक देर तक वह जियांग चुवान के साथ रही, उतना ही वह अजनबी महसूस करने लगी और उसे हर जगह असहजता महसूस होने लगी। लेकिन तभी जियांग चुवान बोला और उसे पुकारा, 1 मिनट रुको जूनियर सिस्टर लुओ। मैं महान बहुतायत राजवंश के शहर से बहुत परिचित नहीं हूँ। जूनियर सिस्टर लुओ, आप स्थानीय हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे अगले कुछ दिनों के लिए शहर घुमा सकती हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग चुवान ने अपनी उंगलियां चटकाईं और रात के आकाश में अचानक एक सफेद रोशनी चमक उठी। इसके तुरंत बाद एक बर्फ सफेद बाघ के आकार का याव जानवर एक प्राचीन दिखने वाली गाड़ी को खींचते हुए आकाश से नीचे उतरा। लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सफेद बाघ की पीठ पर चांदी सफेद पंखों की एक जोड़ी थी और उनके खुलने और बंद होने से वायु प्रवाह बाधित हो सकता था, जिससे तूफानी हवाओं का झोंका उत्पन्न हो सकता था। उस सफेद बाघ को सिल्वर विंग स्काई टाइगर कहा जाता था। ऐसे याव जानवर पूर्वी महाद्वीप में भी बेहद दुर्लभ थे और पूरे 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में केवल जियांग परिवार ही उन्हें पालता था। और जियांग परिवार के लगभग सभी प्रत्यक्ष वंशज यात्रा करते समय एक रजत पंख वाले आकाश बाघ के साथ होते थे। इस रजत पंख वाले आकाश बाघ को जियांग परिवार का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसलिए जहां कहीं भी चांदी के पंखों वाला आकाश बाघ दिखाई देता, ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाए रखते, इस डर से कि वे गलती से जियांग परिवार के किसी सदस्य को नाराज कर सकते हैं। इस समय रजत पंख वाला आकाश बाघ अपना सिर झुका रहा था, लगातार जियांग चुवान की छाती से रगड़ रहा था। उसका व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण था।
लुओ युवेई ने अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध सिल्वर विंग स्काई टाइगर को जियांग चुवान के सामने एक विनम्र बिल्ली की तरह व्यवहार करते देखा और उसका मन असंख्य विचारों से भर गया। उसे याद आया कि यह चांदी के पंखों वाला आकाशीय बाघ और जियांग चुवान बचपन से साथ साथ पले बड़े थे। अपने पिछले जन्म में जियांग चुवान इसे अपने परिवार का सदस्य भी मानता था और वह भी शायद ही कभी इस आत्मा की गाड़ी में सवार होती थी। कारण ये प्रतीत होता है कि जब जियांग चुवान युवा था तो वह गलती से परिवार की निषिद्ध भूमि में चला गया था और यह रजत पंख वाला आकाश बाघ था जिसने उसे बाहर निकाला। निषिद्ध भूमि की हत्या संरचना द्वारा लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया। तब से जब भी सिल्वर विंग स्काई टाइगर के भोजन की बात आती, जियांग चुवान सबसे अच्छा भोजन चुनता। यहाँ तक कि उन्होंने अन्य पारिवारिक शिष्यों को भी इस पर सवारी करने से मना कर दिया। ये कहा जा सकता है कि यह जियांग चुवान की विशेष सवारी थी और इसे देखना जियांग चुवान को देखने जैसा था। रजत पंख वाले आकाश बाघ की थोड़ी पर लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा निशान देखा जा सकता था। यह उस वर्ष जियांग चुवान को बाहर ले जाने के कारण छोड़ा गया स्थायी निशान था। जियांग चुवान ने अपने दाहिने हाथ से दूसरे पक्ष के बड़े बाघ के सिर को धीरे से खरोचा, फिर लुओ युवेई की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर सिस्टर लुओ, गाड़ी में बैठ जाओ। बोलने के बाद लुओ युवेई के मना करने का इंतजार किए बिना जियांग चुवान ने सीधे और अनुचित तरीके से उसे गाड़ी में खींच लिया। वह गाड़ी, जो बाहर से देखने पर 10 से भी कम लोगों के लिए उपयुक्त प्रतीत होती थी, उसके भीतर एक छिपी हुई दुनिया थी। अंदर गाड़ी किसी सम्राट के शयन कक्ष जैसी लग रही थी। भोजन सामग्री से लेकर मेज और कुर्सियों तक सब कुछ आसानी से उपलब्ध था और यहाँ तक कि 7 या 8 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा बिस्तर भी था। इस समय लुओ युवेई और जियांग चुवान एक पत्थर की मेज के दोनों ओर आमने सामने बैठे थे। लुओ युवेई की आंखें झुकी हुई थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। जैसे ही माहौल में सन्नाटा छा गया, जियांग चुवान ने अचानक कहा, जूनियर सिस्टर लुओ, क्या आप शायद चिंतित हैं कि मेरे कुछ और इरादे हैं? वरिष्ठ भाई जियांग ने गलत समझा। मैं पहली बार इस आत्मा गाड़ी में सवार हूं और मैं इससे थोड़ा अपरिचित हूं। लुओ युवेई ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। क्या मजाक! यदि जियांग चुवान जैसे ठंडे खून वाले व्यक्ति के मन में किसी महिला के लिए भावनाएं हो सकती हैं, तो सूर्य को पश्चिम से उदय होना होगा। अपनी अद्वितीय सुंदरता के बावजूद जियांग चुवान ने अपने पिछले जीवन में कभी भी कोई बुरे विचार नहीं रखे। इससे उस समय लुओ युवेई को भी संदेह हो गया कि जियांग चुवान अविश्वसनीय सूची में शामिल हो गया है। उसकी विश्वसनीयता लगभग शून्य हो गई है। लुओ युवेई ने कुछ देर तक सोचा और अंततः खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, वरिष्ठ भाई जियांग, क्या आपके पास दा फैंग राजवंश से निपटने के लिए कुछ है? हालांकि वह नहीं जानती थी कि जियांग चुवान ने उससे रुकने के लिए क्यों कहा था, लेकिन उसके पिछले कार्यों से वह भी पूरी तरह सुरक्षित थी। लुओ युवेई यह भी सुनना चाहता था कि जियांग चुवान उस जूनियर सिस्टर का सामना करते समय क्या कहेगा जिससे वह अभी मिला था। ये सुनकर जियांग चुवान ने 45 डिग्री के कोण पर छत की ओर देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा थीं। उसने दुखी भाव से आह भरी और कहा, सच कहूं तो मैं दा फैंग राजवंश में एक महिला के लिए आया था। लुओ युवेई ने मन ही मन उपहास किया, झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो। जियांग चुवान ने चुपचाप अपने सामने रखे चाय के कप में चाय भरी, एक छोटा सा घूंट लिया और आगे बोला, जब मैं छोटा था मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। मेरे परिवार ने उससे कुछ ले लिया और हालांकि मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन इसके कारण उसे तब से उपहास और तिरस्कार सहना पड़ रहा है। सालों से मैं हमेशा उसके प्रति दोषी महसूस करता रहा हूं। अब उसे शादी के लिए मोलभाव करने के बहाने के तौर पर बाहर धकेला जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूंगा। अगर मैं उसकी माफी पा सकता हूं और वह वस्तु उसे वापस कर सकता हूं, तो क्यों नहीं? अपने आप पर भरोसा करके मैं अभी भी दुनिया भर में छा सकता हूं। जैसे ही जियांग चुवान ने ये शब्द कहे, उसके चेहरे पर दृढ़ता बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये भावनाओं का वास्तविक प्रवाह था। जिस महिला के बारे में उसने बात की थी उसके प्रति उसे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा था। हत्यारी लुओ युवेई अपनी सीट पर और भी अधिक स्तब्ध थी। वह जटिल भावनाओं के साथ जियांग चुवान को देख रही थी। मूलतः उसने सोचा था कि जियांग चुवान जिस महिला की बात कर रहा है वह कैंग्युआन तलवार संप्रदाय की यांग शिमी होगी। उसने ये भी सोचा कि जियांग चुवान उसकी पीठ पीछे उसे शैतान बना देगा, जिससे उन जूनियर बहनों के दिलों में बीज बोया जाएगा जो सच्चाई नहीं जानती थीं। लेकिन अब जियांग चुवान ने न केवल ऐसा नहीं किया, बल्कि कई साल पहले की घटनाओं को सूक्ष्मता से उजागर कर दिया। उसके चेहरे पर स्पष्ट पश्चाताप देखकर लुओ युवेई पूरी तरह से हतप्रभ रह गया।
क्या ये सचमुच उस निर्दयी जियांग चुवान के शब्द थे, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था? लुओ युवेई को पूरा यकीन था कि जियांग चुवान उसकी असली पहचान नहीं जानता था। अपने पिछले जीवन में उसने जो भेष बनाने की कला बनाई थी, उसे केंग्युआन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी नहीं देख सकते थे। जियांग चुवान जैसे ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र साधक की तो बात ही छोड़िए। जियांग चुवान के सामने अब लुओ युवेई नहीं था। जियांग चुवान के लिए एक छोटे राजवंश की 4 छोरों वाली जूनियर सिस्टर को जीतने के लिए ये शब्द कहना असंभव था, है ना? यदि जियांग चुवान के पास इतना खाली समय होता तो वह यातियान पवित्र भूमि की हूजी को ढूंढ सकता था। उसकी पृष्ठभूमि उससे कहीं अधिक महान थी। लुओ युवेई को अचानक लगा कि उसके सामने खड़ा जियांग चुवान उसके पिछले जन्म से बिल्कुल अलग इंसान है। चाहे उसकी बातें और हरकतें हों या उसकी ताकत और साम्राज्य, वह उस जियांग चुवान से बिल्कुल अलग था जिसे वह अपने पिछले जन्म में जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दुनिया में मेरा पुनर्जन्म हुआ है वह मेरे पिछले जीवन के समान नहीं है? लेकिन केवल जियांग चुवान ही क्यों बदला, जबकि बाकी सभी अभी भी हमेशा की तरह ही दिखाई दे रहे थे? आखिर क्या गलत हुआ? लुओ युवेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसके पिछले जीवन और इस जीवन की यादें लगातार उसके दिमाग में घूम रही थीं। एक पल के लिए तो वह ये नहीं बता सकी कि जियांग चुवान की कौन सी याद असली थी। क्या वरिष्ठ भाई जियांग जिस महिला की बात कर रहे हैं वह मेरी बड़ी बहन लांग राजकुमारी है? भले ही लुओ युवेई अपने दिल में जानती थी कि जियांग चुवान उसके बारे में बात कर रहा था, फिर भी वह फिर से इसकी पुष्टि करना चाहती थी। जियांग चुवान ने अपनी आंखें गहराई से बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, ये सही है। मैंने यह बात किसी और को नहीं बताई है, इसलिए कृपया जूनियर सिस्टर लुओ इसे मेरे लिए गुप्त रखें। तो फिर वरिष्ठ भाई जियांग ने मुझे ये क्यों बताया? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस बात को अपने दिल में ही गुप्त रखें? लुओ युवेई ने हैरान होकर पूछा। वह अभी भी यह समझना चाहती थी कि जियांग चुवान क्या सोच रहा था। अगर उसे कारण नहीं पता चला तो उसे डर था कि वह पूरी रात सो नहीं पाएगी। ये सुनकर जियांग चुवान ने लुओ युवेई की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और उपहासपूर्वक हंसा। मैंने यह बात कई वर्षों तक छिपाकर रखी थी, अब जब मैंने यह बात कह दी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जूनियर सिस्टर लुओ, द फैंग राजवंश के शाही परिवार की सदस्य होने के नाते आपको देर सवेर इसके बारे में पता चल ही जाएगा। मैंने आपको अभी जो बताया है वह बस थोड़ा पहले की बात है, बस। जैसे ही जियांग चुवान ने ये कहा, उसके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई दिया। अभिव्यक्ति में ये सूक्ष्म परिवर्तन लुओ युवेई द्वारा तुरंत पकड़ लिया गया। इस समय लुओ युवेई का चेहरा कुछ अस्वाभाविक था और वह जियांग चुवान की ओर देख रही थी, यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहे। उसके वर्तमान असामान्य व्यवहार से उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इससे पहले कि लुओ युवेई पूछ पाता, जियांग चुवान अगले ही पल पत्थर के स्टूल से उठ खड़ा हुआ, गाड़ी से बाहर देखने के लिए अपनी पीठ घुमाई, फिर अपना सिर झुकाया और उदासीनता से कहा, वरिष्ठ बहन लुओ, आप आज यहाँ आराम कर सकती हैं। ये सुनकर लुओ युवेई के चेहरे पर भाव जम गए। उसने अपने पीछे बिछे चौड़े बिस्तर की ओर देखा। हालांकि वह जानती थी कि उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी उसने जियांग चुवान के साथ एक ही छत पर सोने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस समय लुओ युवेई की पहले से शिथिल नसें तुरंत कड़ी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही जियांग चुवान ने बोलना समाप्त किया, वह बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के सीधे गाड़ी से बाहर चला गया। ये देखकर लुओ युवेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। हाँ, उसकी वर्तमान उपस्थिति को ज्यादा से ज्यादा सुंदर ही कहा जा सकता है। उसमें न तो हूजी जैसा मनमोहक आकर्षण था, न ही निंगशिन जैसी युवा चमक। अगर जियांग चुवान को उसमें दिलचस्पी होती तो यह अजीब होता। फिर उसने अपने पीछे बिस्तर पर नजर डाली, अपने होठों को दबाया और रात के लिए पत्थर के स्टूल पर खेती करने का फैसला किया। उस आदमी की आभा से भरे बिस्तर ने उसे कुछ असहज महसूस कराया। दूसरी ओर जियांग चुवान अब गाड़ी के बाहर सिल्वर विंग स्काई टाइगर की चौड़ी रोएदार पीठ पर लेटा हुआ था। अपने कानों में तेज हवा की आवाज सुनकर जियांग चुवान अचानक जाग गया। चांदी के पंखों वाले आकाश बाग के बर्फ सफेद फर को अपने गाल पर महसूस करते हुए उसके दिल में उलझन की भावना पैदा हुई। संभवतः अपने पूर्ववर्ती से प्रभावित होकर उन्होंने इस रजत पंख वाले आकाशीय बाग को भी अपना माना, मानो ये सचमुच बचपन से ही उनका खेल साथी रहा हो। जियांग चुवान को यह एहसास नापसंद था। यह ऐसा था जैसे कोई उसे ड्यूरियन खाने के लिए मजबूर कर रहा हो, जबकि उसे यह पसंद नहीं है,
और वह भी उसकी राय पूछे बिना। ऐसा लगता है कि मुझे उसे पूरी तरह से गायब करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जियान चुवान की आंखों से एक तेज चमक निकली और उसकी आवाज भयानक रूप से धीमी थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मामला दा फैन राजवंश द्वारा दामाद की तलाश का था। ये तथ्य कि लुओ युवेई अभी भी उनके साथ था, ये दर्शाता है कि दा फैन राजवंश ने अभी तक किसी उम्मीदवार पर फैसला नहीं किया था। जियान चुवान को वास्तव में छोटे दा फैन राजवंश की परवाह नहीं थी। जियान परिवार के पवित्र पुत्र के रूप में उनकी स्थिति के साथ अगर वह किसी को अपना दाव साथी बनना चाहते थे, तो यह अनुमान लगाया गया था कि जियान परिवार की दहलीज लोगों द्वारा रौंद दी जाएगी। जियान चुवान को बस लुओ युवेई की चिंता थी, या यूं कहें कि उसके अप्रत्याशित हृदय स्वभाव की। वह अभी भी इस महिला लुओ युवेई को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यदि वह उसके विरुद्ध जाती है, जिससे उसकी आगे की योजनाएं प्रभावित होती हैं, तो यह उसके लिए घाटे का सौदा होगा। जियान चुवान को हर चीज पर दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं था। चाहे वो सत्ता हो या अवसर, वो सब कुछ अपने हाथों में कसकर पकड़ना पसंद करता था। अगले दिन का समय आ गया। लुओ युवेई और जियांग चुवान एक रेस्तरां में एक साथ दिखाई दिए। अपने आसपास हो रही शोरगुल भरी चर्चाओं को सुनकर लुओ युवेई का खाने से कुछ समय के लिए मन हट गया। जियांग चुवान को, जिसने भी अपनी चॉपस्टिक को नहीं छुआ था और जिसके चेहरे पर एक भावशून्य भाव था, अपने सामने देखकर उसकी भूख और भी अधिक कम हो गई। उसने मूल रूप से जियांग चुवान के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह जियांग चुवान के बलपूर्वक तरीकों का सामना नहीं कर सकी। जियांग चुवान ने देखा कि लुओ युवेई बैठने के बाद से हिला तक नहीं था और वह खुद को हंसने और अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। आज सुबह सुबह उन्हें सिस्टम से एक प्रसारण प्राप्त हुआ, जिसने लुओ युवेई द्वारा प्राप्त 3 पृथ्वी ग्रेड रक्षात्मक कलाकृतियों को 10 गुना दर पर वापस कर दिया। वे 2 स्वर्ग ग्रेड मध्यम ग्रेड और 1 स्वर्ग ग्रेड निम्न ग्रेड थे। इस समय वह बहुत अच्छे मूड में था। फिर, चाहे उसने खाया हो या नहीं, जियांग चुवान ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और अपने सामने रखे व्यंजनों को बवंडर की तरह उछालना शुरू कर दिया। जब उसके सामने बैठी लुओ युवेई ने यह दृश्य देखा, तो उसकी निगाहें जम गईं। अपने सामने रखे बर्तनों को तेजी से घटते देख लुओ युवेई खुद को रोक नहीं पाए। इसके तुरंत बाद उसके पेट से एक गड़गड़ाहट ने उनके बीच के शांत वातावरण को तोड़ दिया। लुओ युवेई ने जल्दी से अपना पेट ढक लिया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। जियांग चुवान ने आवाज सुनकर भौहें चढ़ाईं और उदासीनता से कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो खाओ। ये दुनिया उसके पिछले जीवन में पढ़े गए जुवानहुआन कल्टीवेशन उपन्यासों से अलग थी। यहाँ साधकों को, जब तक कि उन्होंने महान शक्ति क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक अमर मंच का निर्माण नहीं कर लिया था, अपनी भूख मिटाने के लिए लगभग सभी को भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था, जब तक कि वे बिगुपेल बिगुदान, एक प्रकार की गोली जो व्यक्ति को भोजन से परहेज करने की अनुमति देती है, का सेवन नहीं कर लेते थे। इसलिए भले ही अभी भोजन का समय न हुआ हो, दा फैन राजवंश का ये छोटा सा रेस्तरां अभी भी लोगों से भरा रहता था। लुओ युवेई उसके शब्दों पर अजीब तरह से मुस्कुराए, उसके चेहरे पर अस्वाभाविक रूप से कह रहा था, धन्यवाद जियांग तारानकन शिक्सियोंग। हालांकि उसने कहा कि उसके दिल में वह जियांग चुवान के बारे में पूरी तरह से शिकायत करती थी। यदि यह एक विशेष प्रकार की आंखों में जलन पैदा करने वाली चीज न होती, तो उसकी भूख नहीं जाती। जैसे ही दोनों भोजन कर रहे थे, रेस्तरां में चर्चाएं फिर से तेज हो गईं। लोग इस मौज मस्ती में शामिल होना पसंद करते हैं, यहां तक कि जियांग चुवान और लुओ युवेई जैसे उत्कृष्ट हृदय स्वभाव वाले लोग भी। सभी लोग एक साथ रेस्तरां के बीच में एक मेज पर बैठे लोगों के समूह की ओर देखने लगे। वे सरकारी वर्दी पहने 4 शाही नगर रक्षक थे। उनमें से एक लंबा चौड़ा दुबला पतला आदमी मेज के कोने पर झुककर गपशप कर रहा था। भाइयों, क्या तुमने सुना? हमारी लांग प्रिंसेस, जो कभी अपना घर नहीं छोड़ती, उसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी स्वर्गीय अमर पुरुष जैसी अद्वितीय सुंदरी है। ये तुमने कहाँ सुना, बच्चे? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार दरबार में मंत्री है? उसके बगल में खड़े एक पहरेदार ने उत्सुकता से पूछा। ये पूछे जाने पर वह लंबा पतला आदमी तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन उसने उन्हें असमंजस में रखते हुए कहा, अंदाजा लगाओ कि आज जब मैं गश्त पर था तो मैंने क्या देखा। जल्दी करो और हमें बताओ, बच्चे। ठीक है, जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि उसी मेज पर बैठे गार्ड कुछ बोल पाते, आसपास के श्रोता इंतजार नहीं कर सकते थे। लंबा पतला आदमी हंसा, फिर गंभीरता से बोला, सभी ने आज सुबह क्यूई परिवार के युवा मास्टर क्यूई के पागल हो जाने और घर पर हिंसक रूप से मरने के बारे में सुना है ना?
ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन लू युवेई ने जियांग चुवान की ओर देखा। क्या ये हो सकता है कि जियांग चुवान ने कल रात ब्रोकन सोल क्लिफ एल्डर को मार डाला और क्यूई परिवार के यंग मास्टर क्यूई पर छोड़ी गई शैतानी क्यूई भी फट गई? राक्षसी पथ के तरीकों से बचना वास्तव में असंभव था। दूसरी ओर जियांग चुवान ने चुपके से सिर हिलाया। वह क्यू यूशेन वह व्यक्ति था जिसे उसने वू जिन को राक्षसी पथ विधियों से पागल करने का आदेश दिया था। वह जानता था कि अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो भी लुओ युवेई कुछ ही दिनों में उसे लांग राजकुमारी के रूप में फांसी देने का आदेश दे देगा। लंबा दुबला पतला आदमी आगे बोला, आज सुबह जब मैं गश्त पर था तो संयोग से क्यूई परिवार के प्रवेश द्वार के पास से गुजरा। उस समय युवा मास्टर क्यूई पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए क्यूई परिवार की जागीर से बाहर भागे थे। उस समय का दृश्य देखकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। युवा मास्टर क्यू शैतानी क्यू में लिपटे हुए थे और जो भी देखते उसे मार देते थे। यहां तक कि क्यू परिवार के दाव महल क्षेत्र के अतिथि बुजुर्ग भी उन्हें रोक नहीं पाए। उस समय वह अभी भी अपने हाथ में एक चित्र पकड़े हुए था और लगातार लॉन प्रिंसेस का नाम बुदबुदा रहा था। आखिरकार युद्ध मंत्री ही आगे आए और उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों का सफाया कर दिया। वह चित्र क्यू परिवार की जागीर के बाहर गिरा था और मैंने उसे उठा लिया। ऐसा कहकर उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और उसके हाथ में अचानक एक चित्र प्रकट हो गया। चित्र में दिख रही महिला की आंखें झरने जैसी थीं और उसका स्वभाव अलौकिक था। उसका बेजोड़ बेहद खूबसूरत चेहरा लोगों को मोहित कर लेता था। उन्हें अपनी हीनता पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। चमकते हुए नए चांद की तरह, बर्फ से ढके हुए फूलों वाले पेड़ की तरह पेंटिंग में महिला को बस परिपूर्ण और दोषरहित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब जियांग चुवान ने चित्र देखा तो उसके मन में एक वाक्य अचानक आया। ऐसा व्यक्ति केवल स्वर्ग में ही पाया जा सकता है, नश्वर संसार में उसे देखना दुर्लभ है। मेरी राय में ये सिर्फ क्यू यूशिन की शुद्ध कल्पना है। दुनिया में इतनी बेजोड़ सुंदरता कैसे हो सकती है? ये सही है, ये तो बस एक चित्र है। अगर यह असली इंसान होता तो क्या वह इस समय की नंबर 1 सुंदरी लू शिएर से भी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती? इस पेंटिंग की प्रामाणिकता को दरकिनार करते हुए मेरे पास एक अंदरूनी खबर है। मैंने सुना है कि किंगफैंग संप्रदाय के सच्चे शिष्य युवा गुरु ली फैंग, जो अष्टांगिक क्षेत्र के एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय हैं, आज हमारे शाही शहर में पधारे हैं। आप ली फैंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रतिभा रैंकिंग में 70वें स्थान पर हैं, जिन्हें किंगफैंग वुचेन के नाम से जाना जाता है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद भोजन करने वाले लोग खबर फैलाते हुए रेस्तरां से बाहर निकल आए। वे प्रोडिजी रैंकिंग पर प्रोडिजी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। इससे पहले कौतुक रैंकिंग पर एक कौतुक की बात तो दूर, यहां तक कि प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के साधारण शिष्य भी द फैंग राजवंश में शायद ही कभी देखे जाते थे। उन्हें क्या पता था कि इस रेस्तरां के एक कोने में 2 पवित्र भूमि शिष्य बैठे थे, जिनमें से एक भयानक प्रोडिजी था जो प्रोडिजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग पहले चले गए थे उन्हें दृष्टि संबंधी समस्या थी। यद्यपि पूर्वी महाद्वीप में जियांग चुवान की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, फिर भी बहुत कम लोग उसे वास्तव में जानते थे या उसके स्वरूप को देखा था। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर उनके समान स्थिति वाले प्रमुख परिवारों के युवा मास्टर और युवा मिस होते थे, साथ ही पवित्र भूमि के प्रमुख शिष्य भी होते थे। वास्तव में जियांग चुवान को तो छोड़िए, यहाँ तक कि ली फैंग भी प्रतिभा रैंकिंग में 70वें स्थान पर है। यदि किसी ने ये खबर नहीं फैलाई होती तो भले ही वह इस रेस्तरां में ड्रिंक के लिए आया हो, अनुमान है कि बहुत कम लोग उसे पहचान पाते। कुछ ही दूरी पर खड़े 4 रॉयल सिटी गार्डों को देखा, जो उत्साहपूर्वक चित्र को हटा रहे थे और रेस्तरां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जियांग चुवान खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ा और उनका रास्ता रोकते हुए उदासीनता से बोला, मुझे ये पेंटिंग चाहिए। ये सुनकर लंबे पतले आदमी और अन्य तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक साथ तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, चाहे आप कितना भी दाम दें, मैं इसे नहीं बेचूंगा। लंबे पतले आदमी ने अधीरता से हाथ हिलाया। यद्यपि यह पेंटिंग उस समय किसी की नज़र में नहीं थी, लेकिन यदि लांग प्रिंसेस वास्तव में उतनी ही सुंदर थी जितनी चित्रित की गई थी, तो उनका मानना था कि वह इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। भले ही लॉन प्रिंसेस पेंटिंग जैसी ना हो, फिर भी वह इसे एक संग्रह के रूप में रख सकता था और अपने स्वभाव को विकसित करने के लिए आराम से इसका आनंद ले सकता था। लेकिन जियांग चुवान इस समय दूसरे पक्ष के साथ शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसके हाथ की एक लहर के साथ 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसके सामने मेज पर गिर गए, जिससे एक कर्कश ध्वनि हुई।
10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को देखकर लंबे पतले आदमी सहित सभी 4 की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर, और उनमें से पूरे 10। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन नहीं देखा था। चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, फिर भी इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक ही चाल में 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उत्पन्न कर दिए। दूसरे पक्ष की पहचान तुरंत स्पष्ट हो गई। जो व्यक्ति इतने सारे स्पिरिट स्टोन उत्पन्न कर सकता था, वह या तो किसी प्रसिद्ध प्रमुख परिवार का वंशज था या फिर कोई शक्तिशाली लूज कल्टीवेटर। उसके वर्तमान युवा गोरे चेहरे को देखकर मूर्ख मत बनिए, हो सकता है कि वह अंदर से 100 साल पुराना राक्षस हो। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वे छोटे मोटे सुरक्षाकर्मी थे। लंबे पतले आदमी की अभिव्यक्ति सीधी हो गई और उसने तुरंत सम्मानपूर्वक चित्र जियांग चुवान को सौंप दिया। युवा गुरु, वह पेंटिंग जो आप चाहते थे, लंबे पतले आदमी ने चापलूसी भरे भाव से कहा। जियांग चुवान ने चित्र लिया, फिर हाथ हिलाकर उन्हें पैसे लेकर चले जाने का संकेत दिया। उसके सामने खड़े 4 लोगों ने मेज पर रखे स्पिरिट स्टोन्स पर बस एक नजर डाली। हालांकि उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी वे बार बार अपनी लार निगल रहे थे और आखिरकार अपने बेचैन हाथों को काबू में कर पा रहे थे। अपने स्तर पर किसान बेहतर जानते थे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। कुछ लोगों के पास अक्सर लेने के लिए जीवन होता है, लेकिन खर्च करने के लिए नहीं। युवा गुरु, आत्मा पत्थर अनावश्यक है। वैसे भी इस पेंटिंग का कोई खास मूल्य नहीं है, इसे मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार ही समझिए। हाँ, ये तो बस एक पेंटिंग है। हम यंग मास्टर को इस पर पैसे कैसे खर्च करने दे सकते हैं? अपनी बात समाप्त करने के बाद जियांग चुवान के दोबारा बोलने की प्रतीक्षा किए बिना वे जल्दी से रेस्तरां से बाहर भाग गए और एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यद्यपि बहुत से लोग रेस्तरां से पहले ही चले गए थे, फिर भी कुछ लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। इस समय हर कोई जियांग चुवान की पहचान के बारे में अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। इतना युवा, फिर भी इतना खर्चीला, वो जरूर किसी बड़े संप्रदाय का कोई प्रतिभाशाली शिष्य होगा। रेस्तरां में कई लोगों ने जियांग चुवान की उपस्थिति को गुप्त रूप से याद कर लिया था, ताकि भविष्य में गलती से वे उसे उकसा न दें। उनकी निगाहों का सामना करते हुए जियांग चुवान ने अपना सिर घुमाया और उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, जिससे वे डर गए और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया तथा उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर जियांग चुवान आराम से चित्र के साथ अपनी मूल सीट पर लौट आया। लुओ युवेई ने जियांग चुवान के हाथ में चित्र देखा और उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। जियांग शिक्सियोंग, आपने ये पेंटिंग क्यों खरीदी? जब उसने पहली बार यह पेंटिंग देखी तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। पेंटिंग में दिख रही महिला वास्तव में 70% उससे मिलती जुलती थी। उसने सोचा कि शायद उसका असली रूप किसी ने अनजाने में देख लिया था, जब उसकी बचपन की यादें अभी जागृत नहीं हुई थी। बस थोड़ी सी दिलचस्पी है। हालांकि लॉन प्रिंसेस की जैविक छोटी बहन होने के नाते क्या आप बता सकती हैं कि यह चित्र असली है या नकली? जैसे ही उसने बात की, जियांग चुवान की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। लुओ युवेई इस सवाल से चौंक गई, फिर तुरंत ही उन्होंने सोच विचार करते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन बचपन से ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और मैंने छोटी उम्र में ही शाही महल छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उनसे मिलने का कभी अवसर नहीं मिला। लुओ युवेई के जवाब पर जियांग चुवान ने केवल हल्की सी मुस्कान दी और चित्र को अपनी कियानकुन रिंग में रख दिया। क्या ऐसा है? तो फिर समय आने पर तुम बहनों का मिलन अच्छा होना चाहिए। हालांकि जियांग चुवान को लगा कि इस पेंटिंग की प्रामाणिकता बहुत अधिक थी। जब वह पहली बार लुओ युवेई से मिले तो सिस्टम पैनल ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उनका स्वरूप कितना स्वर्ग विरोधी था। ये संभावना थी कि लुओ युवेई का असली रूप चित्र में मौजूद महिला से बिल्कुल बेहतर था। जियांग चुवान का जवाब सुनकर लुओ युवेई को किसी कारण से अपने भीतर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जियांग चुवान उस महिला के बारे में इतना चिंतित क्यों था जिससे वह कभी नहीं मिला था। क्या कल जो कुछ उसने कहा था, वह वास्तव में उसका इरादा था कि वह अपराध बोध के कारण ऐसा कह रहा था और वह उसे मुआवजा देना चाहता था? लेकिन अगर यह सिर्फ मुआवजा था, तो क्या उससे संबंधित चित्र को अपने कब्जे में लेना जरूरी था? लुओ युवेई इस समय जियांग चुवान के ऐसा करने के असली इरादे को समझ नहीं सका। मुख्य कारण ये था कि जियांग चुवान के साथ ऐसी घटना होना बहुत अजीब था। जब जियांग चुवान और लुओ युवेई ने अपना भोजन समाप्त किया और रेस्तरां से बाहर निकले तो सड़क पर लोगों की भीड़ थी, जो वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। इस समय आकाश में एक चील की चीख गूंजी और एक विशाल रहस्यमयी चील सभी के सिरों के ऊपर से गुजरी, जिससे आई तेज हवाओं के कारण कई लोगों ने सहज रूप से अपनी आंखें ढक लीं।
वहां उपस्थित सभी लोग उत्साह से चिल्ला उठे, क्या ये किन्फेग संप्रदाय का रहस्यमयी गरुड़ वाहन है? इसकी गति संभवतः 4 भुजाओं वाले क्षेत्र के साधक से टक्कर ले सकती है। जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, उसकी उपस्थिति की शक्ति मेरे परिवार के पुराने पूर्वज की तुलना में अधिक भयानक है। ये तो बस प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी के मध्य और निचले स्तर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर मैं इतना भाग्यशाली होता कि पूर्वी महाद्वीप के 4 युवा महारथियों से मिल पाता, तो मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होता। तुम सपना देख रहे हो बच्चे? 4 युवा स्वामी हमारे जैसे छोटे राजवंश में कैसे आ सकते हैं? अगर ऐसा सचमुच हुआ तो मैं उसी दिन जश्न मनाने के लिए शौचालय में कूद जाऊंगा। आसपास की चर्चाओं को सुनकर लुओ युवेई जियांग चुवान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। 4 युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि सचमुच यही एक है। फिर उसने उस राहगीर की ओर देखा जिसने अभी अभी शेखी बघारी थी, उसकी आंखों में सहानुभूति की झलक थी। हालांकि रहस्यमयी चील जिस दिशा में अभी उड़ रही थी, वह शाही महल की ओर नहीं लग रही थी। लुओ युवेई की याद में वहां केवल एक लू युआन नीलामी घर था। यह नीलामी घर तियानजी मंडप की तरह लगभग पूरे पूर्वी महाद्वीप में फैला हुआ था, और इसके पीछे वित्तीय सहायक लू परिवार था, जो पूर्वी महाद्वीप के 9 महान परिवारों में से एक था। लू युआन नीलामी घर के नाम में लू इसी से आया है। जहां तक युआन वर्ण का प्रश्न है, इसका अर्थ संसाधनों की अंतहीन आपूर्ति है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लू परिवार ने स्पिरिट स्टोन पर भरोसा करके शुरुआत की थी, यही वजह है कि नीलामी घर का ये नाम पड़ा। विभिन्न सिद्धांतों के बीच लू युआन नीलामी घर के नाम की उत्पत्ति के कई संस्करण थे। लू परिवार ने कभी स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इसे कोई नकारात्मक अफवाह नहीं माना गया। व्यापक प्रचार प्रसार से यह उनके नीलामी घर की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा सकता था। लुओ युवेई ने याद किया कि यह उसके पिछले जीवन में लगभग इसी समय की बात है कि किनफेन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य ली फेंग ने लू युआन नीलामी घर में एक पृथ्वी अग्निफल प्राप्त किया और अप्रत्याशित रूप से पृथ्वी अग्निफल के भीतर पृथ्वी अग्नि का एक हृदय खोजा। पृथ्वी की आग के उस हृदय को परिष्कृत करने के बाद ली फेंग को ऐसा लगा जैसे उसने अग्निगुण वाली काया प्राप्त कर ली हो, जो इच्छानुसार पृथ्वी की आग को नियंत्रित करने में सक्षम हो। इसके बाद उनकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन आया, तेजी से प्रगति हुई और वे प्रतिभा रैंकिंग में 70वें से 35वें स्थान पर पहुंच गए। इससे पहले लुओ युवेई संप्रदाय के मिशनों से शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी, और जियांग चुवान के प्रभाव के साथ उसने लू युआन नीलामी घर में अवसर के बारे में पहले नहीं सोचा था। अब उसे पृथ्वी की अग्नि का हृदय अवश्य प्राप्त करना था। इससे न केवल उसकी शक्ति में वृद्धि हो सकती थी, बल्कि रसायन विद्या में भी उसे उत्कृष्ट सहायता मिल सकती थी। काफी देर तक सोचने के बाद लुओ युवेई ने अपनी आंख के कोने से जियांग चुवान की ओर देखा। उसने देखा कि वह पूरी तरह से तल्लीन था, उसकी निगाहें कभी कभी ऊपर की ओर उठ जाती थीं। लुओ युवेई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जियांग चुवान के हाथ को धीरे से थपथपाते हुए कहा, जियांग शिक्सियो, मुझे अचानक कुछ याद आ गया। मैं पहले विदा लेता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और जाने के लिए मुड़ने से पहले ही जियांग चुवान ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। आप कहाँ जा रही हैं, सीनियर सिस्टर लुओ? मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जियांग चुवान ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। उन्होंने शाही महल में मुकदमा शुरू होने तक सीनियर सिस्टर लुओ के साथ रहने की योजना बनाई थी। यदि उसे रास्ते में कोई अवसर मिलता तो वह न केवल पुरस्कार प्राप्त कर सकता था, बल्कि अपनी अनुकूलता भी बढ़ा सकता था। अब जियांग चुवान उसे किसी भी कीमत पर अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। जैसे ही जियांग चुवान की भौहें गहरी हुईं, लुओ युवेई ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अभी याद आया कि आज लू युआन नीलामी घर में एक नीलामी है। अगर जियांग शिक्सियों की दिलचस्पी है तो चलो साथ चलते हैं। हालांकि उसने ये कहा, लुओ युवेई पहले से ही अंदर अपने दांत पीस रहा था। जियांग चुवान के अचानक हस्तक्षेप करने पर अगर उसने पृथ्वी अग्नि फल के लिए बोली लगाने की कोशिश की तो यह निश्चित रूप से उसका संदेह जगाएगा। यदि वह अपने पिछले जीवन से अपनी ताकत वापस पा सकती है तो लुओ युवेई वास्तव में अपनी निराशा को दूर करने के लिए जियांग चुवान को जियांग परिवार में वापस भेजना चाहता था। लेकिन वह जानती थी कि यह सब संभव नहीं है, और अब वह केवल अपनी तीव्र सोच पर ही भरोसा कर सकती है। ये सुनकर जियांग चुवान तुरंत मुस्कुराया, तो चलो। इस यंग मास्टर को लू परिवार के नीलामी घर का दौरा किए हुए काफी समय हो गया है। लुओ युवेई ने जियांग चुवान को असहाय दृष्टि से देखा, फिर उसके पास मुड़ने और रास्ता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपनी गति से वे 1 मिनट से भी कम समय में शाही शहर के भीतर लू युआन नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए।
यह इमारत शानदार और दैदीप्यमान थी, जो दा फैंग राजवंश के शाही शहर में भी अलग दिखाई देती थी, जहां जमीन का हर इंच कीमती था। जैसे ही दोनों पहुंचे, लू युआन नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी घटना घटी। दो सुंदर वेशभूषा में घमंडी कुलीन महिलाएं हाथ में हाथ डाले लू युआन नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंची। दोनों ओर खड़े पहरेदारों की ओर देखे बिना वे नीलामी घर के प्रवेश द्वार की ओर अकड़कर चली गईं। लेकिन अगले ही पल दो पहरेदारों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और उन्हें रोक दिया, साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी। रुको, तुम्हारे वीआईपी कार्ड कहाँ हैं? इन शब्दों पर दोनों कुलीन महिलाओं की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उनमें से एक, जो भारी श्रृंगार में थी और थोड़ी मोहक लग रही थी, चिल्लाई, तुम बदबूदार दरबान, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन अगर तुमने हमारे नीलामी घर के बाहर परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी मौके पर ही मौत की सजा दे सकता हूं। जैसे ही वह बोला, गार्ड की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें ठंडी होती गईं। मोहक कुलीन महिला क्रोधित हो गई, उसने एक हाथ से गार्ड की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा, हम कार्मिक मंत्री की पत्नियां हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलते हुए उनके चेहरे अहंकार से भरे हुए थे। कार्मिक मंत्री, जिनसे वे अभी अभी जुड़े थे, पर भरोसा करते हुए दोनों ने हाल ही में शाही शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानों का दौरा किया था और बहुत पहले ही पूरी तरह से उनके बहकावे में आ गए थे। ये सुनकर लू युआन नीलामी घर के गार्ड ने अपनी लंबी कृपान को ऊपर उठाया और फिर धीरे से उसे म्यान में डाल लिया। जैसे ही दोनों कुलीन महिलाओं ने सोचा कि गार्ड ने हार मान ली है, उनके चेहरों पर उपहास और भी गहरा हो गया। अचानक उन्होंने पाया कि उनका दृष्टिकोण लगातार ऊपर उठ रहा है और नीचे दो सुंदर कपड़े पहने हुए सिरविहीन शव धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। सिर कटे और खून से सने दो व्यक्तियों की ओर देखने के बाद गार्ड ने अपना हाथ हिलाया। इसके तुरंत बाद उसके पीछे से कई ताकतवर आदमी दौड़े, जल्दी से घटनास्थल को साफ किया और फिर घबराए हुए भाव के साथ नीलामी घर में वापस भाग गए। जियांग चुवान और लुओ युवेई इस दृश्य को देखकर भावशून्य रहे, मानो जो कुछ अभी हुआ था वह महज एक मामूली बात थी। दूसरी ओर लुओ युवेई को वर्तमान कार्मिक मंत्री पर दया आ रही थी, जिन्हें ऐसी दो मूर्ख पत्नियों से निपटना पड़ रहा था। दा फैंग राजवंश के भीतर कोई भी राजघराना या कुलीन वर्ग कमोबेश तियानजी मंडप और लू युआन नीलामी घर की उत्कृष्ट स्थिति को जानता था। भले ही आप युवराज हों, यदि आपके पास लू युआन नीलामी घर का वीआईपी कार्ड नहीं है तो भी आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पवित्र भूमि और कुलीन परिवारों की स्वर्ग पहुंच विधियों के साथ दा फैंग राजवंश जैसे साधारण राजवंशों के पास उनका सम्मान करने की योग्यता भी नहीं थी। लुओ युवेई आगे बढ़ी और दो गार्डों की चौकस निगाहों के नीचे उसने एक कार्ड निकाला जो पूरी तरह से पारदर्शी था और उसकी सतह पर हरे रंग की रोशनी के धब्बे चमक रहे थे। यह एमरल्ड वीआईपी कार्ड था जो उसने स्पिरिट स्टोन से प्राप्त किया था, जो उसने अपनी यादों को जागृत करने के बाद स्वयं अर्जित किया था। उस समय इस कार्ड की कीमत उसे 500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की भारी रकम चुकानी पड़ी थी। आज भी जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे दर्द का एहसास होता था। जैसे ही उन्होंने एमरल्ड वीआईपी कार्ड देखा, प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्डों के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही गार्ड ने सम्मानपूर्वक एमरल्ड वीआईपी कार्ड को निरीक्षण के लिए लेने की तैयारी की, उसी समय एक आवाज ने उसे रोक दिया। मेरा वाला उपयोग करो। जियांग चुवान ने लुओ युवेई की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और गार्ड को बैंगनी सुनहरे पैटर्न से ढका एक कार्ड दिया। बैंगनी सोने का वीआईपी कार्ड। इस क्षण गार्ड का रवैया अचानक बदल गया। कांपते हाथों से उसने सम्मानपूर्वक जियांग चुवान के हाथ से बैंगनी सुनहरा वीआईपी कार्ड ले लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह असली था, गार्ड ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, अपना सिर नीचे कर लिया और सम्मानपूर्वक बैंगनी सोने का वीआईपी कार्ड जियांग चुवान को लौटाते हुए कहा, युवा मास्टर, आपका पर्पल गोल्ड वीआईपी कार्ड। ये संभव है कि कोई भी पहले के ठंडे खून वाले निर्णायक रक्षक को अब झुकने वाले, चापलूसी करने वाले, वफादार कुत्ते जैसे व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकता। हालांकि ये दूसरे पक्ष की गलती नहीं थी। दा फैंग राजवंश के लू युआन नीलामी घर में गार्ड के रूप में बिताए अपने इतने सालों में यह पहली बार था जब उसने प्रसिद्ध बैंगनी सोने का वीआईपी कार्ड देखा था। लू युआन नीलामी घर में वीआईपी कार्ड रैंक सिल्वर, एमरल्ड, डायमंड और पर्पल गोल्ड थे। पहले 3 प्रकार के वीआईपी कार्ड प्राप्त करने के लिए केवल पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती थी। हालांकि पर्पल गोल्ड वीआईपी कार्ड अलग था। हर पर्पल गोल्ड वीआईपी कार्ड लू परिवार की आंतरिक विशेष कारीगरी से बनाया गया था।
सीमित उत्पादन मात्रा के कारण लू परिवार ने केवल अन्य पवित्र भूमि कुलीन परिवारों या अपने स्वयं के प्रत्यक्ष वंश के कल्टीवेटरों को बैंगनी गोल्ड वीआईपी कार्ड वितरित किए, जिन्हें उनकी अपार क्षमता के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि गार्ड को बैंगनी सोने के वीआईपी कार्ड की उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन लगभग सिकोड़ ली और अपना शरीर झुका लिया, क्योंकि वह सावधानीपूर्वक दोनों को नीलामी घर में ले जा रहा था। जियांग चुवान और लुओ युवेई के लू युआन नीलामी घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक भूरे रंग के वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उन्होंने झुककर स्वागत का भाव प्रकट करते हुए कहा, ये बूढ़ा आदमी बाओ गुआंग है, जो इस लू युआन नीलामी घर का प्रबंधक है। युवा मास्टर, युवा कुमारी, कृपया इस बूढ़े आदमी का अनुसरण करें। जैसे ही बाओ गुआंग ने बोलना समाप्त किया, जियांग चुवान आगे बढ़ गया और पास की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चला गया। संपूर्ण नीलामी घर चौकोर आकार का था और दूसरी मंजिल लगभग पूरी तरह से संलग्न निजी कमरों से बनी थी, जो आमतौर पर डायमंड वीआईपी कार्ड रखने वाले वीआईपी के लिए आरक्षित थे। नीलामी मंच के सबसे नजदीक 4 निजी कमरे दूसरी मंजिल पर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाओं में स्थित थे और उनके दरवाजे बैंगनी सोने से बने थे। इन्हें लू युआन नीलामी घर ने बैंगनी सोने के वीआईपी मेहमानों के मनोरंजन के लिए खास तौर पर बनवाया था। यह अफसोस की बात थी कि इतने सालों तक किसी भी बैंगनी सोने के वीआईपी ने दा फैंग राजवंश के लू युआन नीलामी घर का दौरा नहीं किया था, जिसके कारण उन 4 बैंगनी सोने के निजी कमरों को लंबे समय तक छोड़ दिया गया था। जहां तक पहली मंजिल की बात है, तो वहां सिल्वर और जेड वीआईपी कार्ड धारकों के लिए सीटों की पंक्तियां थीं। इस समय कई लोग नीलामी घर की पहली मंजिल पर अपनी सीटें ले चुके थे और समय समय पर लोग फुसफुसाने के लिए विशेष रूप से एक कोने में चले जाते थे। लुओ युवेई काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसने प्रतिक्रिया दी और तेजी से जियांग चुवान के कदमों का अनुसरण करने लगा। यह आदमी अभी भी इतना स्वेच्छाचारी है, लुओ युवेई ने अपने दिल में शिकायत की। जियांग चुवान के पीछे पीछे लुओ युवेई उसके साथ एक बैंगनी सोने के निजी कमरे में प्रवेश किया। बाओ गुआंग, जो उनके पीछे था, ने सोच विचार कर उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया और भौहें चढ़ाकर जल्दी से बाहर निकलने से पहले जेड स्लिप में कुछ कहा। बैंगनी सोने के निजी कमरे के अंदर लुओ युवेई ने जियांग चुवान से थोड़ी दूर एक मुलायम लंबी कुर्सी ढूंढी और बैठ गई। साथ ही उसे आखिरकार अपने आसपास का जायजा लेने का भी समय मिल गया। चाहे वह सदियों पुरानी गहरी बर्फ से बनी चाय की मेज हो या बैंगनी आध्यात्मिक पौधे के रस से रंगी दीवारें, जिसे भाग्य के साथ भी ढूंढना मुश्किल था, इसने लू युआन नीलामी घर की अपार संपत्ति को दर्शाया। हालांकि निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद से जियांग चुवान ने कुछ नहीं कहा था। इस समय उसकी नज़र एक प्रक्षेपण गोले द्वारा विपरीत दीवार पर प्रक्षेपित छवि पर टिकी हुई थी। ये प्रथम तल के मध्य में नीलामी मंच का सजीव दृश्य था। चूंकि नीलामी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए नीलामी मंच खाली था। जैसे ही दोनों के बीच माहौल धीरे धीरे असहज होने लगा, अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। इसके बाद नीलामी घर के प्रबंधक बाओ गुआंग, जिन्होंने पहली मंजिल पर उनका स्वागत किया था, सबसे पहले अंदर आई। उनके पीछे उत्कृष्ट आकृति और चेहरे वाली लगभग 10 युवतियां आईं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन महिलाओं के लिए कपड़ा बहुत ही कम था तथा केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ही ढकने के लिए पर्याप्त था। इस समय सभी महिलाओं के सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार ऐसी पोशाक में सेवा कर रही हों। हालांकि सामने शांति से बैठे जियांग चुवान इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट थे, क्योंकि उसके शरीर का पिछला मालिक एक कामुक व्यक्तित्व की खेती करने के लिए हर बार जब वह लू युआन नीलामी घर जाता था, तो उस घर के प्रबंधक से सुंदर महिलाओं को खोजने के लिए कहता था। लेकिन जियांग चुवान को याद नहीं था कि पिछले मालिक ने कभी किसी को ऐसे खुले कपड़े पहनाए थे। बाओ गुआंग आगे चलते हुए सम्मानपूर्वक झुके और कहा, युवा मास्टर, ये आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे नीलामी घर द्वारा विशेष रूप से आपके लिए चुने गए हैं। लू युआन नीलामी घर पूर्वी महाद्वीप के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। जब तक वे पड़ोसी राजवंश हैं, उनके भीतर लू युआन नीलामी घर अक्सर संपर्क में रहेंगे। बाओ गुआंग ने जियांग चुवान की प्राथमिकताओं के बारे में पूछताछ करने के लिए उसी रैंक के कई प्रबंधकों से परामर्श किया था। बेशक बाओ गुआंग को जियांग चुवान की विशिष्ट पहचान नहीं पता थी। जेड स्लिप का उपयोग करते हुए अन्य प्रबंधकों के साथ संवाद करते समय उन्होंने केवल जियांग चुवान की उपस्थिति का वर्णन किया और सेवा के लिए महिलाओं को खोजने का मामला वास्तव में जियांग चुवान द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जाता था। लू युआन नीलामी घर केवल उसकी आवश्यकताओं का पालन कर रहा था। बोलने के बाद बाओ गुआंग मन ही मन खुश होते हुए मुस्कुराया।
उसने उन महिलाओं को बहुत कम कपड़े पहनने की छूट दी थी, ये सोचकर कि उसे इस पर्पल गोल्ड वीआईपी से जरूर बहुत फायदा होगा। लेकिन अगले ही पल जियांग चुवान ने अप्रत्याशित रूप से अपना हाथ हिलाया और अधीरता से बोला, सब लोग बाहर निकल जाओ, मेरी अनुमति के बिना दोबारा अंदर मत आना। जियांग चुवान मन ही मन कोस रहा था, उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई सारी गंदगी क्यों साफ करनी पड़ी। हाँ हाँ युवा मास्टर। जब उसने ये कहा तो बाओ गुआन की पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई। उसने जल्दी से अपने पीछे खड़ी महिलाओं को जाने का इशारा किया और साथ ही मन खुद को खुशकिस्मत भी महसूस किया कि जियांग चुवान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से खत्म हो जाती। बैंगनी सोने के निजी कमरे के बाहर बाओ गुआन को अंततः ये सोचने का समय मिला कि जियांग चुवान ने उस तरह से प्रतिक्रिया क्यों की। क्या ऐसा हो सकता है कि इस यंग मास्टर को सिर्फ सजी धजी औरतें ही पसंद हैं? क्या मैं ज्यादा दखलंदाजी कर रही थी? सभी के चले जाने के बाद केवल जियांग चुवान और लुओ युवेई ही निजी कमरे में रह गए। हृदय स्पंदन सूचकांक से कोई प्रतिक्रिया नहीं। जियांग चुवान ने अपने दिल में उलझन में बड़बड़ाया, वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को यह मामला बहुत सामान्य लगा हो? दूसरी ओर लुओ युवेई चुपचाप अपनी सीट पर बैठी प्रक्षेपित छवि को घूर रही थी, उसका दिल वास्तव में उसकी अभिव्यक्ति की तरह शांत था। वह वास्तव में जियांग चुवान के पिछले जीवन में एक कामुक व्यक्तित्व विकसित करने के शुरुआती प्रयासों के बारे में जानती थी। इससे पहले कि जियांग चुवान कारण पर आगे विचार कर पाता, नीचे नीलामी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। प्रक्षेपित छवि में छोटी आस्तीन वाली खोखली चोंगसिम पहने एक नाजुक महिला नीलामी घर के पीछे से नीलामी मंच तक धीरे धीरे शालीनता से चलती हुई आ रही है। वह नाजुक महिला लुओ युवेई से ज्यादा उम्र की नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी साधना वास्तव में 4 चरम सीमाओं के तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गई थी। यदि यह महिला पवित्र भूमि में होती तो वह सच्चे शिष्यों में एक विलक्षण प्रतिभा होती। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से उसके हाथ में एक सुनहरा चमकता हुआ हथौड़ा प्रकट हुआ। जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, उस नाजुक महिला की स्पष्ट और अलौकिक आवाज पूरे नीलामी घर में गूंज उठी। सम्मानित अतिथिगण, इस नीलामी में आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं लू युआन नीलामी घर का प्रथम श्रेणी नीलामी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर कोई नीलामी शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता और आप सभी नीलामी घर के नियमों को जानते हैं, इसलिए मैं और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। अगला, आज की लू युआन नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, नीचे से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की नीलामी के लिए पहली वस्तु लू जिन के पास लाई गई। यद्यपि नीलामी में रखी गई पहली कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए पहली मंजिल पर मौजूद लोगों में होड़ मच गई थी और उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिली थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरों में कोई हलचल नहीं थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये वस्तुएं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इस दौरान जियांग चुवान लुओ युवेई की प्रतिक्रिया देख रही थी, और जब तक लू जिन ने अगली नीलामी वस्तु मैरियट स्पिरिट ऑइंटमेंट की घोषणा नहीं की, तब तक उसकी पलकें सहज रूप से नहीं झपकी। किंवदंती है कि चाहे आपकी चोट कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, जब तक आपकी दिव्य संवेदना या हृदय मेरिडियन क्षतिग्रस्त नहीं हो जाती, माइरियट स्पिरिट मरहम उन्हें शीघ्रता से ठीक कर सकता है। कटे हुए अंगों के बारे में भूल जाए, भले ही आपकी चीज टूट गई हो, माइरियट स्पिरिट ऑइंटमेंट उसे फिर से जोड़ सकता है। हालांकि असंख्य आत्मा मरहम ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के नीचे के साधकों के लिए सबसे प्रभावी है, और लुओ युवेई को कुछ उपचारात्मक पवित्र दवा की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह जानती थी कि माइरियट स्पिरिट ऑइंटमेंट का फॉर्मूला 100 साल बाद एक जीनियस कीमियागर द्वारा बदल दिया जाएगा, जिसमें ड्रैगन बीयर ग्रास मिलाया जाएगा, जो न केवल चोटों को ठीक करेगा बल्कि सभी जहरों को भी बेअसर कर देगा। बेशक पहले से ही परिष्कृत माइरियट स्पिरिट मरहम को अभी भी ड्रैगन बीयर ग्रास के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव काफी कम होगा। लेकिन फिर एक समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि लुओ युवेई के पास अभी भी लगभग 10,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, उसने उन्हें पृथ्वी अग्निफल पर बोली लगाने के लिए आरक्षित कर लिया था। बाजार मूल्य के अनुसार एक उच्च श्रेणी की खजाना औषधि की कीमत कई हजार से लेकर हजारों स्पिरिट स्टोन तक हो सकती है, और अब नीलामी में एक एकल पृथ्वी अग्निफल निश्चित रूप से हजारों स्पिरिट स्टोन की आसमान छूती कीमत पर बिकेगा। लुओ युवेई ने अफसोस के साथ धीरे से आह भरी, फिर उसकी नजर उसके सामने प्रक्षेपित छवि पर लौटाए। तस्वीर में लू जिन के होठों पर एक पेशेवर मुस्कान उभरी हुई थी। यहाँ हर कोई माइरियट स्पिरिट ऑइंटमेंट के असर को जानता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। माइरियट स्पिरिट ऑइंटमेंट की शुरुआती बोली 2000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है।
प्रत्येक बोली वृद्धि 100 उच्च श्रेणी स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लू जिन के शब्द गिरे, असंख्य स्पिरिट मरहम की बोली की कीमत तुरंत 2400 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक बढ़ गई। पहली मंजिल पर बोली लगाने के गर्म माहौल के विपरीत जियांग चुवान और दूसरे व्यक्ति का निजी कमरा इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। लुओ युवेई की अभिव्यक्ति में अभी जो बदलाव आया, वह स्वाभाविक रूप से जियांग चुवान की नजरों से बच नहीं सका। उसने अवचेतन रूप से खुद को अपने पिछले जीवन के एक ताज़ा उपन्यास के कथानक में डाल दिया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस असंख्य आत्मा मरहम में ऐसा क्या खास था। अगर यह भाग्य की बेटी से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है, तो यह असंख्य आत्मा मरहम असाधारण होना चाहिए, और इसमें सम्राट के हथियार का एक टुकड़ा भी हो सकता है। फिर जियांग चुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बगल में हरे बटन पर अपनी उंगली दबाई और उदासीनता से कहा, 4000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पहली मंजिल पर बैठे लोग तुरंत शांत हो गए और उनकी निगाहें एक साथ दूसरी मंजिल की ओर मुड़ गईं। हालांकि वे केवल जियांग चुवान की आवाज सुन सकते थे, लेकिन वे यह नहीं पहचान सके कि आवाज दूसरी मंजिल पर किस कमरे से आ रही थी। लेकिन सामान्य बुद्धि से भी ये लोग जानते थे कि जो कोई भी दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे से बोली में भाग ले सकता है, वह निश्चित रूप से अमीर या कुलीन है। अभी अभी दूसरे पक्ष ने एक ही वाक्य में बोली को 1000 से ज्यादा उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से बढ़ा दिया। इतनी संपत्ति और शक्ति के साथ पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कीमतें बढ़ाते रहें। वे बोली जीत पाते या नहीं, यह एक बात थी। किसी बड़े व्यक्ति को नाराज करना पूरी तरह से नुकसानदेह होता। बैंगनी सुनहरे निजी कमरे के अंदर इस समय लू युवेई की अभिव्यक्ति बिल्कुल पहली मंजिल पर मौजूद लोगों के समान थी। उसने जियांग चुवान को असमंजस में देखा। कुछ क्षण के लिए वही ये समझ नहीं पाई कि जियांग चुवान को मायरियड स्पिरिट ऑइंटमेंट में इतनी रुचि क्यों है। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उसे किस प्रकार की पवित्र औषधि नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म कल्टीवेटर पर मायरियड स्पिरिट ऑइंटमेंट का प्रभाव अधिक नहीं था। भले ही उन्होंने इसे खरीदा हो, ये पूरी तरह से बेकार होगा। भले ही उसका परिवार अमीर हो, फिर भी उसे इतना फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, जियांग चुवान ने 4000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले सफलतापूर्वक असंख्य स्पिरिट मरहम हासिल कर लिया। ये कीमत अभी भी जियांग चुवान की उम्मीदों के भीतर थी। मायरियड स्पिरिट मरहम का बाजार मूल्य केवल 4000 के आसपास था। यदि जियांग चुवान को पता होता कि जिस मायरियड स्पिरिट मरहम के बारे में वह अभी भी सोच रहा था, उसमें कुछ खास नहीं था और यह केवल लू युवेई का ध्यान आकर्षित कर रहा था क्योंकि उसके पास उपचार करने वाली पवित्र औषधि का अभाव था, तो वह संभवतः तुरंत जियांग परिवार को एक ट्रांसमिशन जेट स्लिप वापस भेज देता और उन्हें आदेश देता कि वे एक कार्टलोड मायरियड स्पिरिट मरहम लाएं और इसे लू युवेई के चेहरे पर डाल दें। कोई दवा नहीं है ना? कितनी चाहिए? मेरे पास तो बहुत है। हालांकि जियांग चुवान को संभवतः जीवन भर इस बारे में अंधेरे में रखा जाएगा, क्योंकि लू युवेई को निश्चित रूप से नहीं पता था कि जियांग चुवान क्या सोच रहा था। जब बाओ गुआंग असंख्य आत्मा मरहम लेकर जियांग चुवान की अनुमति से निजी कमरे में दाखिल हुआ, तो जियांग चुवान ने अपनी उंगलियां चटकाईं और फिर लू युवेई की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसके बगल में था, ये वस्तु उसे दे दो। ये सुनकर लू युवेई ने एक भान उठाई, बाओ गुआंग की ओर देखा, जो असंख्य आत्मा मरहम वाली चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े हुए थी और उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जियांग चुवान की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। इकार करने में जल्दबाजी मत करो। द फैंग राजवंश की मेरी यात्रा तुम्हारी बड़ी बहन से मिलने के लिए है। तुम उसकी छोटी बहन हो, इसलिए यह मायरियड स्पिरिट ऑइंटमेंट मेरी तरफ से तुम्हें पहली मुलाकात का तोहफा है। वरिष्ठ बहन लुओ, मुझे बस ये बताइए कि आपको और क्या चाहिए। मैं अभी भी उन छोटी वस्तुओं को खरीद सकती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बाओ गुआंग ने आदरपूर्वक लू युवेई के सामने चाय की मेज पर असंख्य आत्मा मरहम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी, लुओ युवेई अंततः अपनी घबराहट से बाहर आ गई। जियांग चुवान ने अभी क्या कहा? उसने वो मायरियड स्पिरिट ऑइंटमेंट सिर्फ पहली मुलाकात में उसे तोहफे में देने के लिए खरीदा था, और उसने कहा कि वह आज के लिए उसके सारे खर्चे उठाएगा। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? हालांकि उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चुवान उसकी दूसरी पहचान के प्रति इतना चौकस रहेगा। उसके वर्तमान व्यवहार से उसे कुछ हद तक अपरिचित महसूस हुआ। लेकिन अगर वह जियांग चुवान को अपना निजी एटीएम बना सकती थी, तो लुओ युवेई इसके लिए 1000 बार तैयार थी।
ये समझने के बाद लुओ युवेई ने मुस्कुराने का नाटक किया। प्रसन्न होने का नाटक करते हुए उसने असंख्य आत्मा मरहम को एक तरफ रख दिया और कहा, धन्यवाद जियांग तारानकन शिक्सियोंग। आपको कैसे पता चला कि मुझे इस माइरियड स्पिरिट मरहम की जरूरत है? जियांग चुवान ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, मेरे साथ जरा भी तमीज मत करो। और क्या चाहिए? जो पसंद हो ले लो। तो फिर जियांग शिक्सियोंग, मैं विनम्र नहीं रहूंगा, ठीक है। जियांग चुवान का आश्वासन सुनकर लुओ युवेई के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ये सुनकर जियांग चुवान ने उदासीनता से सिर हिलाया। आखिर वो तो बस एक इंसान थी, कितना पैसा खर्च कर सकती थी वो? 10,000 स्पिरिट स्टोन तो उसके लिए बस एक बूंद के बराबर थे। आधे घंटे बाद जियांग चुवान ने अपने सामने चाय की मेज पर स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की चमकदार श्रृंखला को देखा और चुप हो गया। यह महिला, वह वास्तव में उसके साथ विनम्र नहीं है ना? उनमें से जियांग चुवान अभी भी उन वस्तुओं को समझ सकता था जो लुओ युवेई की साधना के लिए फायदेमंद थी या हथियार जो उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते थे। लेकिन उस ड्रैगन टाइगर एसेंस गोली को खरीदने का क्या मतलब था? महिलाएं कब से इस सामान का उपयोग कर सकती हैं? और पूर्वी महाद्वीप के एक प्रसिद्ध चित्रकार वांग सी की बांस वन पेंटिंग भी थी। कुछ साल पहले उस आदमी ने एक बेईमान व्यापारी को नकली पेंटिंग बेचने में मदद की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियांग चुवान के पूर्ववर्ती के साथ उसका झगड़ा हो गया। आज तक वांग सी अभी भी जियांग परिवार में जबरन मजदूरी कर रहे हैं। अगर लुओ युवेई को उनकी पेंटिंग चाहिए होती तो जियांग चुवान उनसे मौके पर ही 10 पेंटिंग बनवाकर उन्हें दे सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। इन नीलामी वस्तुओं की कीमत जियांग चुवान को पहले ही पूरे 30,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन चुकाने पड़ चुके थे। इस बार जियांग चुवान अपने साथ सिर्फ 1.5 लाख ही लाया था और अब इतने कम समय में उसका 5वां हिस्सा भी खत्म हो गया। मुख्य बात यह थी कि लुओ युवेई की बोली वृद्धि भी लापरवाह थी। वह हर मोड़ पर 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत बढ़ा देती थी, जिससे कीमत तुरंत उस ऊंचाई तक पहुंच जाती थी जिसे अन्य लोग वहन नहीं कर सकते थे। लुओ युवेई ने नीलामी की वस्तुओं के ढेर को देखा जो एक छोटे पहाड़ जितना ऊंचा था, और एक पल के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में उसने जियांग चुवान को 30,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करने में मदद की थी। जियांग शिक्सियोंग, क्या मैंने ज्यादा खरीद लिया? क्या नीलामी घर अब भी रिटर्न स्वीकार कर सकता है? लुओ युवेई के बेतुके सवाल का सामना करते हुए जियांग चुवान मुस्कुराया और उसे आंख मारते हुए कहा, जब तक आप खुश हैं। निम्नलिखित नीलामी वस्तुओं में लुओ युवेई ने अब बेतरतीब ढंग से बोली नहीं लगाई, हमेशा कीमत को सही ढंग से नियंत्रित किया और जैसे ही कोई कीमत बढ़ाता तुरंत हार मान ली। जियांग चुवान के अनुसार उसे एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक खर्च कर रही थी, इसलिए उसने इस पर लगाम लगा दी। नीलामी मंच पर सभी की उत्सुक निगाहों के बीच लू जिन की मुस्कान बरकरार रही। आज की नीलामी के लिए केवल अंतिम 3 वस्तुएं ही शेष हैं और ये इस नीलामी की अंतिम मुख्य वस्तुएं होंगी। जैसे ही उसके शब्द निकले उसने अपना जैड हाथ हिलाया और एक चौकोर जैड बॉक्स उसकी मुट्ठी में आ गया। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से डिब्बे का ढक्कन खोला, जिससे हवा में एक चमकदार आग जैसा लाल फल दिखाई दिया। यह एक पृथ्वी अग्निफल है। यह पृथ्वी अग्निफल एक उच्च श्रेणी की कीमती दवा है। जैसा कि लू युआन नीलामी घर से उम्मीद थी, आज उनकी उदारता वास्तव में अपार है। मेरी साधना तकनीक को मेरी ज्वाला भक्षण तरंग कला में सुधार करने के लिए इस पृथ्वी अग्निफल की आवश्यकता है। हा, वास्तव में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। इसके बारे में सोचो भी मत, बूढ़े आदमी। इस तरह की उच्च श्रेणी की बहुमूल्य दवा ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पहली मंजिल पर बैठे लोग चाह सकें। ... जैसे ही पहली मंजिल पर चर्चा शुरू हुई, जो लोग पृथ्वी अग्निफल को नहीं पहचान पाए थे, उन्हें भी इसके बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई। हालांकि वे जानते थे कि अंतिम 3 मुख्य बातों में उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर भी सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे रहे और वहां से नहीं गए। इसके बाद दूसरी मंजिल पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच बोली लगाने का समय था। इस उत्साह में शामिल न होने का कोई कारण नहीं था। बाद में जब वे वहां से निकले तो उन्होंने अपने दोस्तों के सामने आज जो कुछ देखा था उसके बारे में शेखी भी बघारी। दूसरी मंजिल पर एक हीरे के निजी कमरे के अंदर उदास आंखों वाला यंग मास्टर एक नर्म लंबी कुर्सी पर बैठा था। उसकी उंगलियां हल्के से उसकी जांघ पर थपथपा रही थीं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के संप्रदाय किनफेंग संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति ली फेंग थे। उसने बस अपने होंठ खोले और एक गहरी ठंडी आवाज निजी कमरे में गूंज उठी। यद्यपि यह पृथ्वी अग्निफल मेरे लिए बेकार है, मैं इसके लिए बोली लगा सकता हूं और इसे महान बहुतायत राजवंश की लंबी राजकुमारी को दे सकता हूं।
उन्होंने याद किया कि महान बहुतायत राजवंश के शाही वंश की खेती तकनीक दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली ज्वालागुप्त कलाओं के लिए प्रसिद्ध थी और यह पृथ्वी अग्नि फल उपयुक्त था। जब तक उसे महान प्रचुरता राजवंश का समर्थन प्राप्त रहेगा, संप्रदाय के भीतर उसकी स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी। उस समय जब तक वह इस गति का लाभ उठाते रहेंगे, संप्रदाय नेता उम्मीदवार का पद उनका सुनिश्चित होगा। ली फैंग को केवल यह उम्मीद थी कि रहस्यमय महिला जिसने पहले कई वस्तुओं पर बोली लगाई थी, वह कोई कदम नहीं उठाएगी और पृथ्वी अग्निफल के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके पास बहुत कम स्पिरिट स्टोन बचे होंगे, क्योंकि उसने पहले प्रदर्शित किसी भी वस्तु पर बोली नहीं लगाई थी। आखिरकार हजारों उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की वस्तुओं पर लगातार बोली लगाने से किसी का भी बटुआ खाली हो जाएगा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसके पास अभी भी उस पृथ्वी अग्निफल के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वित्तीय साधन है। ली फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनकी निगाहें प्रक्षेपित छवि में नीलामी करता लू जिन पर टिक गईं। अब वह मुस्कुरा रही थी और वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर विनम्रता से सिर हिलाकर कह रही थी, ये वस्तु हमारे ल्यू युआन नीलामी घर के कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक पृथ्वी अग्निफल वृक्ष से चुनी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूरे पृथ्वी अग्निफल वृक्ष पर केवल यही एक फल उगा था। हमें संदेह है कि इस पृथ्वी अग्निफल ने पूरे फल वृक्ष का सार अवशोषित कर लिया है और इसकी प्रभावकारिता दर्जनों पृथ्वी अग्निफलों के बराबर होने की संभावना है। अब इस पृथ्वी अग्निफल के लिए शुरुआती बोली 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक बोली 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लू जिन के शब्द गिरे, पहली मंजिल से आश्चर्य की एक चीख उठी। 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की शुरुआती बोली, क्या ये डकैती नहीं है? पृथ्वी अग्निफल को उच्च श्रेणी की कीमती दवाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाला नहीं माना जाता है और यह शुरुआती कीमत वास्तव में उनके लिए बहुत मुश्किल थी। हर किसी को लू जिन के इस अपमानजनक दावे पर विश्वास नहीं हुआ कि एक फल दर्जनों अन्य फलों के बराबर है। इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि यह पृथ्वी अग्निफल के मूल्य को बढ़ाने के लिए नीलामी घर द्वारा अतिरंजित एक नौटंकी थी। इस समय पहली मंजिल पर मौजूद सभी लोगों ने मौन सहमति व्यक्त की और कुछ समय के लिए किसी ने भी कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं किया और पूरा स्थल शांत हो गया। हालांकि यह माहौल केवल आधे मिनट तक ही चला और एक आवाज ने इसे तोड़ दिया। 11,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। ये सुनकर सभी लोग आयोजन स्थल की दूसरी मंजिल की ओर देखने लगे, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। वहां वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो उस पृथ्वी अग्निफल पर बोली लगाने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने को तैयार था। नीलामी मंच पर लू जिंग और भी अधिक मुस्कुराए, बोली के लिए इस प्रतिष्ठित अतिथि को धन्यवाद। वर्तमान बोली मूल्य 11,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। क्या कोई और बोली लगाने को तैयार है? जहां तक मुझे पता है, दर्जनों पृथ्वी अग्निफलों की ऊर्जा युक्त फल पूर्वी महाद्वीप में बिल्कुल अनोखा है। यदि यह अवसर चूक गया तो दोबारा इसका सामना करना कठिन हो जाएगा। हालांकि उसने ये कहा, लू जिंग ने चुपके से उस मूर्ख को एक बड़ा अंगूठा दिखाया जिसने अभी बोली लगाई थी। ये पृथ्वी अग्निफल उनके लू युआन नीलामी घर की विभिन्न शाखाओं में लगातार हाथ बदलता रहा था। अगर आज ये बिना बिका तो ये छठी बार होगा। इससे पहले उन्होंने पुष्टि के लिए मुख्यालय में मूल्यांकनकर्ताओं से परामर्श किया था, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी राय बनाए रखी और इस बात पर जोर दिया कि इस पृथ्वी अग्निफल में अनंत प्रभावकारिता है। लू जिंग असहाय थी। चूंकि यह वस्तु कई बार बिना बिकी रह चुकी थी, इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने महान प्रचुरता राजवंश को चुना, जो अपनी अग्निगुण साधना तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। अब जब उसने इसे देखा तो यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। वास्तव में एक मूर्ख इसे खरीदने के लिए तैयार था। जैसे ही लू जिंग की आवाज गिरी, तुरंत एक उदास आवाज सुनाई दी, जिससे कीमत फिर से 13,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक बढ़ गई। उसी समय कीमत बताने के बाद वह आवाज जारी रही, मैं ली फैंग ये पृथ्वी अग्निफल चाहता हूं। मैं सभी साथी तववादियों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे कुछ सम्मान दें। ये शब्द धमकी से भरे थे, जिन्हें वहां मौजूद हर कोई सुन सकता था। जिस व्यक्ति ने पहले बोली लगाई थी, वह भी एक प्रतिष्ठित अतिथि था जिसके पास हीरे का वीआईपी कार्ड था, और साथ ही वह महान प्रचुरता राजवंश से फैंग वान का सौतेला भाई लुओ क्यूई था। लुओ क्यूई की साधना हाल ही में एक अड़चन पर पहुंच गई थी, जिससे कोई प्रगति नहीं हो रही थी। मूलतः जब उन्होंने नीलामी में पृथ्वी अग्निफल को देखा तो उन्होंने इसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, लेकिन अब ली फैंग की अचानक उपस्थिति ने उसे दुविधा में डाल दिया।
किनफैंग संप्रदाय 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में इसकी ताकत निश्चित रूप से महान बहुतायत राजवंश की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा ली फैंग भी प्रोडिजी रैंकिंग में एक प्रोडिजी जीनियस थे। अगर उन्होंने आज उन्हें नाराज कर दिया तो यह निश्चित रूप से घाटे का सौदा होगा। लुओ क्यूई ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंततः अपने दांत पीसते हुए कहा, तो ये यंग मास्टर ली फैंग है। नीलामी समाप्त होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर ली मुझे मेरे क्यूई वांग मनो की यात्रा के साथ सम्मानित करेंगे। मैं राजकुमार क्यूई की दयालुता की सराहना करता हूँ। आज अपने काम निपटाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आऊंगा। दोनों के बीच बातचीत सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस नीलामी में ली फैंग और महामहिम राजकुमार क्यूई से मिलूंगा। यह मेरे लिए विशेष रूप से एक रजत वीआईपी कार्ड पाने के लायक है। ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी अग्निफल पहले से ही यंग मास्टर ली फैंग के लिए लेने योग्य है। हाँ, अब जब ली फैंग ने अपनी पहचान यहां उजागर कर दी है तो कौन उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत करेगा। इस बीच बैंगनी सुनहरे निजी कमरे में लुओ युवेई की आंखें अचानक चमक उठीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ली फैंग अपने पिछले जन्म में केवल 13,000 उच्च श्रेणी के आत्मरत्नों से ही पृथ्वी अग्निफल, जिसकी शुरुआती बोली 10,000 थी, प्राप्त कर पाए। ये पता चला कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जबकि ली फैंग ने अपनी पहचान बता दी थी, लुओ युवेई ने तुरंत पुष्टि की कि नीलामी मंच पर पृथ्वी अग्निफल उसके पिछले जीवन की अफवाहों में से एक था। जियांग चुवान, जो पहले से ही उसके बगल में लंबी कुर्सी पर पसर गया था, ने लुओ युवेई की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा और अचानक महसूस किया कि चीजें इतनी सरल नहीं लग रही थीं। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल लुओ युवेई ने अपने बगल में हरे बटन को दबाया और शांति से कहा, 15,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। लुओ युवेई की आवाज पूरे आयोजन स्थल पर गूंज उठी। ये सुनकर नीलामी मंच पर मौजूद लू जिंग भी दंग रह गए। 15,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से 3 या 4 पृथ्वी अग्निफल खरीदे जा सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि नीलामी में सिर्फ एक ही था। अब जब प्रीमियम इतना ज्यादा था तो लोग उसके लिए क्यों मारामारी कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित शांत भीड़ में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। ये कौन सी यंग मिस है जिसने ली फैंग को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। ये देखने लायक अच्छा शो है। आज ड्रैगन टाइगर की लड़ाई हो सकती है। अफसोस, ऐसा करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। ली फैंग अन्य किनफैंग संप्रदाय के सच्चे शिष्यों के बराबर नहीं है। दूसरी मंजिल पर हीरे के निजी कमरे में ली फैंग अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी टपकेगा। उसकी मुट्ठियों में नसें उभरी हुई थीं और उसके शरीर के चारों ओर की आभा के कारण उसके कपड़े बिना हवा के फड़फड़ाने लगे थे। ली फैंग को उम्मीद नहीं थी कि अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद भी रहस्यमय महिला ने अभी भी उसे कोई चेहरा नहीं दिया। इस समय वह इतना क्रोधित था कि उसने हंसते हुए कहा, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आपके पास अभी भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पिरिट स्टोन है। ली फैंग ने आज लू युआन नीलामी घर में आने के लिए विशेष रूप से 25,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तैयार किए थे। दूसरे पक्ष ने पहले ही इतनी सारी चीजें खरीद ली थीं, इसलिए उसकी मूल क्यूई पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। और यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो दूसरा पक्ष भी उसके जैसा ही एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य होना चाहिए। हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उत्पादन करने में सक्षम होना पहले से ही काफी डरावना था। ली फैंग को विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति अपने साथ 1 लाख से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ले जा सकता है। पवित्र भूमि के लोग भी इतने खर्चीले नहीं होते। और फिर पवित्र भूमि के लोग नीलामी में भाग लेने के लिए द फैंग राजवंश में कैसे आ सकते हैं। ऐसा होने की संभावना उसके लिए लगभग शून्य थी। 20,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। ली फैंग की चिल्लाहट ने सीधे पृथ्वी अग्निफल की कीमत को फिर से 20,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर तक बढ़ा दिया। वह इस पृथ्वी अग्निफल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था, न केवल इसे लांग राजकुमारी को एक सगए उपहार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, बल्कि अपने स्वयं के चेहरे के मामले के रूप में भी। वह पहले ही बहुत तीखे बोल चुके थे। अगर वह अभी बीच में ही हट गए तो नीलामी खत्म होने के बाद लोग उन्हें कैसे देखेंगे। द फैंग राजवंश में एक नीलामी में प्रतिभाशाली व्यक्ति की रैंकिंग में एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया। वह ऐसी बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। ली फैंग द्वारा 20,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत सुनने के बाद लुओ युवेई बोली लगाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े जियांग चुवान पर लगा दी। ली फैंग की कीमत में बढ़ोतरी लुओ युवेई की उम्मीदों के मुताबिक ही थी।
अब उसे बस एक ही बात का यकीन नहीं था कि जियांग चुवान के पास कितने स्पिरिट स्टोन बचे हैं। यदि जियांग चुवान के पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं होते तो केवल अपनी जेब में मौजूद 10,000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के साथ वह ली फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होती। जियांग चुवान धीरे से उठ बैठा, लुओ युवे की नजरों से मिला और शांति से कहा, जितनी चाहो उतनी बोली लगाओ। वह बता सकता था कि लुओ युवे को उस पृथ्वी अग्निफल की बहुत परवाह थी। केवल इसी कारण से उसे चाहे जो भी हो प्राप्त करना ही था। एक भी पृथ्वी अग्निफल की बात तो दूर, भले ही लुओ युवे पूरे लु युआन नीलामी घर को बुक करना चाहता था, वह बिना किसी दूसरे विचार के भुगतान करेगा। यदि जियांग चुवान को केवल पैसा खर्च करने से 10,000 गुना इनाम मिल सकता है तो वह चाहेगा कि दूसरा पक्ष भी अपना पैसा प्रतिदिन खर्च करे। जियांग चुवान का जवाब प्राप्त करने के बाद लुओ युवे की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और जियांग चुवान की ओर उसकी निगाहें और भी स्पष्ट और जीवंत हो गईं। वह वही है जो बड़ा खर्चा करने वाला बनना चाहता है, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, लुओ युवेई ने खुद से कहा। 30,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। लुओ युवेई ने बटन दबाया और उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज तुरंत पूरे स्थल में गूंज उठी। जब उसने ये शब्द कहे तो उसका चेहरा इतना शांत था मानो उस पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ ही न हो। पहली मंजिल पर बैठे लोगों के लिए ऐसी दबंग बोली से ऐसा लग रहा था जैसे वह ली फैंग से कह रही हो, यदि आपने फिर से कीमत बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं अगले ही सेकंड में 10,000 और बढ़ा दूंगा। नीलामी मंच पर लू जिन का छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वह ये भी भूल गई कि उसे आगे क्या कहना है। उसका मन अब उन 30,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों से भर गया था जिनका लुओ युवेई ने अभी अभी आह्वान किया था। इस वाक्य में मानो जादुई शक्ति थी जो लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। 30,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर सिर्फ एक पृथ्वी आग फल खरीदने के लिए। क्या उनमें कुछ गड़बड़ है या उनमें कुछ गड़बड़ है? लू जिंग ने उस लाल फल को देखा जो उसकी छाती की विशाल चोटियों से आधा छिपा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। क्या यह हो सकता है कि यह पृथ्वी अग्नि फल वास्तव में उतना ही प्रभावी था जितना कि मुख्यालय के मूल्यांकनकर्ता ने कहा था और इसके उपयोग असीमित थे? इस समय ली फैंग और लू जिन के विचार एक जैसे थे। गुस्से में आकर उसने शराब का गिलास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। चमकदार शराब का तरल पदार्थ कालीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों के साथ मिल गया, जिससे कालीन का एक बड़ा हिस्सा तुरंत भीग गया। ली फैंग ने दांत पीसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे ये पता न लगाने दो कि तुम कौन हो। अब कीमत बढ़ाने की बात तो दूर, उसके पास कुल मिलाकर सभी स्पिरिट स्टोन केवल 25,000 थे। लेकिन अचानक ली फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाह में निर्दयता का भाव झलक उठा। उसने एक संचार जेड स्लिप डायल किया, कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। ली फैंग ने अपने जूनियर मार्शल अंकल से 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन उधार लेने के लिए एक संचार जेड स्लिप का इस्तेमाल किया था और उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरी पार्टी पहले से ही उनके रास्ते में थी। जैसे ही पहली मंजिल पर लोग अभी भी यह अनुमान लगा रहे थे कि 30,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की बोली लगाने वाला बड़ा शख्स कौन है, ली फैंग की आवाज फिर से गूंजी। 35,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। ली फैंग द्वारा फिर से कीमत बढ़ाने का कारण निश्चित रूप से पृथ्वी अग्निफल के लिए लुओ युवेई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना था। वो तो बस कीमत को और भी अधिक बढ़ाना चाहता था ताकि चाहे दूसरा पक्ष फिर से कीमत बढ़ा दे या हार मान ले, वह उन्हें पूरी तरह से निराश कर सके। जैसी कि उम्मीद थी, ली फैंग की भविष्यवाणी सच हो गई और अगले ही पल पृथ्वी अग्निफल की कीमत 45,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर पर घोषित की गई। एक और पूरे 10,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर की वृद्धि। ये सुनकर ली फैंग की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह बेहद प्रसन्न हुआ। हम एक पृथ्वी अग्निफल खरीदने के लिए 45,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर खर्च करना कितनी मूर्खता है। पहली मंजिल पर बैठे लोग इस बात पर सन्न रह गए। एक बार में 10,000 की कीमत बढ़ाकर क्या वे सचमुच स्पिरिट स्टोन को पैसे नहीं समझ रहे हैं? कई लोगों को तो ये भी संदेह था कि बोली लगाने वाला कोई संत था जो किसी परिवार से था और जो दा फैंग राजवंश में भ्रमण के लिए आया था। दूसरों की प्रतिक्रियाओं की तुलना में लू जिन इस समय अपने दिल में उमड़ी बेतहाशा खुशी को मुश्किल से दबा पा रही थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत और मनमोहक मुस्कान खिल उठी। 45,000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों की आसमान छूती कीमत पर एक पृथ्वी अग्निफल की नीलामी करने में सक्षम होने के लिए वह कबीले के प्रत्यक्ष वंशजों की तरह बेहतर साधना तकनीक और गुप्त कला सीखने के लिए लू परिवार के पास भी जा सकती है। वह उत्साहित स्वर में बोली, इस समय पृथ्वी अग्निफल के लिए बोली की कीमत 45,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। क्या कोई अन्य प्रतिष्ठित अतिथि बोली लगाने को तैयार है?
जैसे ही वह बोल रही थी, लू जिंग ने वहां मौजूद भीड़ पर नजर डाली। इस समय किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, सब उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। फिर उसने लगातार 3 बार आवाज लगाई, ये देखकर कि कोई बोली नहीं लगा रहा है। टकराना। आखिरी हथौड़े के वार के साथ लू जिंग ने मंच के नीचे खड़े नौकर को अग्निफल थमा दिया। नौकर ने समझकर अग्निफल वाला जैड बॉक्स लिया और एक खास रास्ते से दूसरी मंजिल पर चला गया। मैनेजर बाओ गुआन से जैड बॉक्स प्राप्त करने के बाद लुओ युवेई ने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर चमकीले लाल फल को देखकर लुओ युवेई की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ये सही है। इससे पहले वह अपने निजी कमरे से पृथ्वी अग्निफल के भीतर की ऊर्जा को ठीक से महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जब वह इतना करीब था तो उसने तुरंत अग्नि की एक मजबूत आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। महान पूर्णता झांझ तकनीक से मानसिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण जियांग चुवान की पृथ्वी अग्निफल की धारणा और भी अधिक तीव्र थी। इस पृथ्वी अग्निफल पर बोली लगाने के लिए एक भाग्य खर्च करना उचित था, इसने निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं किया। जियांग चुवान मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने पृथ्वी अग्निफल को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया। हालांकि जो बात उसे हैरान कर रही थी वह ये थी कि लुओ युवेई ने इस पृथ्वी अग्निफल की विशेष प्रकृति की खोज कैसे की थी। क्या उसके पास कोई गोल्डन फिंगर है जिसे सिस्टम ने नहीं पकड़ा है? सिस्टम ने तुरंत इसका खंडन किया। होस्ट, कृपया सिस्टम की क्षमताओं पर संदेह न करें। सिस्टम की स्कैनिंग में कुछ भी नहीं छिप सकता। चुप रहो, जियांग चुवान ने मन ही मन डांटा। सिस्टम के अचानक प्रकट होने से न केवल वह चौंक गया, बल्कि उसकी विचार श्रृंखला भी बाधित हो गई। जियांग चुवान ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक पल के लिए लुओ युवेई और पृथ्वी अग्निफल के बीच आगे पीछे देखा और पूछा, वरिष्ठ बहन लुओ, क्या ये पृथ्वी अग्निफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? यदि आपको अभी भी पृथ्वी अग्निफल की आवश्यकता है तो मेरे जियांग परिवार के पास काफी कुछ है। ये सुनकर लुओ युवेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या उसने सचमुच उसका संदेह जगा दिया था? हालांकि लुओ युवेई ने अपने मन में इस परिदृश्य का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि केवल एक पृथ्वी अग्निफल के लिए इतनी अधिक कीमत खर्च करना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करेगा। तुरंत लुओ युवेई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और अपने मोती जैसे दांतों को काटते हुए उसने बहुत गुस्से में होने का नाटक किया और कहा, ईमानदारी से कहूं तो वरिष्ठ भाई जियांग, 1 साल पहले ली फेंग और मैंने एक गुप्त क्षेत्र में एक स्पिरिट मेडिसिन पर जमकर लड़ाई की थी। अंत में उसने मुझे घायल कर दिया और मेरे द्वारा मूल रूप से पाई गई सभी स्पिरिट मेडिसिन छीन ली। वरिष्ठ भाई जियांग, मैं बहुत ज्यादा आवेगशील था, जिसकी वजह से आपको इतना खर्च करना पड़ा। आप मुझे दोष तो नहीं देंगे, है ना? जैसे ही उसने बात की, लुओ युवेई ने अपना सिर नीचे कर लिया और दयनीय स्थिति का नाटक करने लगी। ये देखकर जियांग चुवान अपने होंठ हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पाया कि उसके सामने उसकी अदाएं बद से बदतर होती जा रही थीं। अगर किसी और ने उससे ऐसे बात की होती तो वह कब का उसे एक ही हथेली से उड़ा देता। जियांग चुवान ने अपने मुंह पर मुट्ठी बांधकर 2 बार खांसी की, फिर अपना हाथ लहराया, बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ भाई को इतनी छोटी मात्रा में आत्मा पत्थर की भी परवाह नहीं है। जहां तक ली फैंग की बात है, अगर अगली बार आपका उनसे सामना हुआ तो आप मुझे किंगलोंग पीक पर मिल सकते हैं। लुओ युवेई को उम्मीद नहीं थी कि वह बिना सवाल किए उसके तुच्छ बहाने पर विश्वास कर लेगा और उसके द्वारा तैयार किया गया स्पष्टीकरण उसके गले में अटक जाएगा। अंत में वह केवल सिर हिलाकर नम्रता का दिखावा करते हुए इस अवसर का उपयोग करते हुए विषय को छोड़ सकी। दूसरी ओर नीचे नीलामी अभी भी पूरे जोरों पर थी। नीलामी की अंतिम 2 वस्तुएं थीं, एक पृथ्वी ग्रेड मध्यम ग्रेड लंबी कृपाण और एक 5वीं ग्रेड औषधीय गोली। यद्यपि ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी अग्निफल जितनी ऊंची कीमत पर नहीं बिकीं, फिर भी उनकी बोली की कीमतें 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अधिक थीं। 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली को ली फैंग ने 12,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदा था। नीलामी खत्म होने के बाद पहली मंजिल पर मौजूद भीड़ के जाते हुए भी वे अभी भी जोश से चर्चा कर रहे थे। आज की नीलामी वाकई उनकी आंखों के लिए एक दावत थी। हालांकि ली फैंग को इस समय वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह नीलामी घर के पीछे गया और बाओ गुआन को, जो अभी भी पैसे गिनने में व्यस्त था, एक तरफ खींचकर पूछा, मैनेजर बाओ, क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन है जिसने पृथ्वी अग्निफल पर बोली लगाई है? जैसे ही उसने बात की, ली फैंग ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक उभरा हुआ कियानकुन बैग दिखाई दिया। बाओ गुआन शुरू में थोड़ा अधीर था, लेकिन जिस क्षण उसने कियानकुन बैग देखा, उसकी भौहें अनायास ही उठ गईं। उसने ली फैंग की ओर देखा, फिर जल्दी से कियानकुन बैग लिया और उसका निरीक्षण किया।
ऐसा लग रहा था कि कियान कुन बैग की सामग्री ने उसे बहुत प्रसन्न किया, क्योंकि उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया, और उसने उदासीनता से कहा, हम यंग मास्टर ली, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ तक कि एक प्रबंधक के रूप में मेरे पास भी हमारे नीलामी घर के हीरे स्तर और उससे ऊपर के वीआईपी की जानकारी देखने का अधिकार नहीं है। फिर उसने विषय बदल दिया। हालांकि उस वीआईपी ने मुझे बताया कि उसके पास कुछ है जो वह मेरे साथ व्यापार करना चाहता है। वह नीलामी घर के पिछले दरवाजे के बाहर बाईं ओर वाली गली में मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनते ही ली फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी और वह गहरे मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया। तो फिर मैनेजर बाओ, कृपया अपना काम जारी रखें। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही उसकी छवि चमक उठी और वह तुरंत नीलामी घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। ली फैंग को जाते देख बाओ गुआन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसने अपने हाथ में लिए हुए कियानकुन बैगों का वजन किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसा कि युवा मास्टर ने भविष्यवाणी की थी, ये ली फैंग निश्चित रूप से उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए मेरे पास आएगा। ये कितना मूर्ख है, एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का शिष्य सचमुच सोचता है कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या मेरे लिए किसी मरे हुए व्यक्ति से पैसे लेना अशुभ है? कोई बात नहीं, मैं आज ही सब खर्च कर दूंगा। बाओ गुआंग ने कियानकुन बैग को एक तरफ रख दिया, फिर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और धीरे धीरे नीलामी घर के बैकस्टेज से बाहर निकल गया। वास्तव में, यदि जियांग चुवान ने उसे याद नहीं दिलाया होता, तो भी वह लापरवाही से दूसरे पक्ष की जानकारी किसी और को नहीं बताता। ये लू युआन नीलामी घर द्वारा बैंगनी सुनहरे वीआईपी के लिए बनाया गया नियम था। अगर वह सुविधा के लिए लालच में आकर जानकारी दे देता तो लू परिवार उसे अपंग बना देता, उसके पीछे जियांग चुवान के परिवार को कुछ करने से पहले ही। दूसरी ओर ली फैंग पहले ही बाओ गुआन के निर्देशों का पालन करते हुए नीलामी घर के पीछे वाली गली में पहुंच चुका था। हालांकि उसने गली में चारों ओर देखा, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। जैसे ही ली फैंग उलझन में था, अचानक उसके पीछे से एक ठंडी व्यंग्यात्मक आवाज आई। ये हंसी सर्दियों की ठंडी हवा की तरह थी, जो हर छेद को खोजती हुई उसके कपड़ों में घुस रही थी, जिससे वह बेकाबू होकर कांप रहा था। ली फैंग ने तेजी से अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक पुरुष और एक महिला, जो किसी अज्ञात स्थान पर उसके पीछे आ गए थे, उसे उपहासपूर्ण भाव से देख रहे थे। उसने गटक लिया, फिर अचानक उसे याद आया कि बाओ गुआंग ने उसे पहले क्या बताया था, और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने कहा, आप दोनों ही हैं जिन्होंने अभी लू युआन नीलामी घर में पृथ्वी अग्निफल पर बोली लगाई थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियांग चुवान, जो ली फैंग के सामने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे आपकी आवाज का लहजा पसंद नहीं है। जैसे ही उसके शब्द निकले, ली फैंग को लगा जैसे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों। दूसरे पक्ष के शब्दों में मानो कोई जादुई शक्ति समा गई हो, मानो उन्होंने उसके दिल को चीर दिया हो। जियांग चुवान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके चारों ओर से एक जबरदस्त दबाव तुरंत फूट पड़ा, जो फूटने को तैयार था। लेकिन जब तक ली फैंग को खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो, उसके पैर जमीन से चिपक गए हों और वह हिलने में पूरी तरह असमर्थ हो गया हो। हटो, ली फैंग ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा। उसके सामने खड़ा सफेद कपड़े पहने युवा मास्टर स्पष्ट रूप से उससे कम उम्र का दिख रहा था, तो फिर वह उसके हाथों में पूरी तरह से शक्तिहीन क्यों था? उन्हें हमेशा इस बात पर गर्व रहा कि वे प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में स्थान पाने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा इस हद तक दबाया और अपमानित किया जाएगा। ली फैंग के माथे की नसें उभर आई और जैसे ही उसने अपना सिर उठाने के लिए पूरी ताकत लगाई, उसने अपने सामने एक मुट्ठी तेजी से बढ़ती देखी। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया।